वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था। साइंस में हमने लेसन नंबर 1 क्लियर कर लिया था। हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था कि आपके साइंस में पीई फर्स्ट के लिए आप लोगों को लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 4 पढ़ना आपको अपनी साइंस में। अपनी बुक देखिए प्रोग्रेसिव साइंस, जिसमें हमने क्या किया था, लेसन नंबर 1 है अपना, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 अच्छा हमारा क्या था, देखते हैं। लेसन नंबर 1 था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या पढ़े थे? क्रॉप की प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए और क्रॉप को हमें अपनी क्रॉप को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था लेसन नंबर 1 में, जिसमें हमने इसको खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद देखिए इसमें हमने एक्सरसाइज की थी कुछ एक्सरसाइजेस। देखिए हमने टिक दी करेक्ट किए थे ऑप्शन, फिर हमने फिल इन दी ब्लैंक्स किए थे, ट्रू फॉल्स, एंड देन क्वेश्चन आंसर आपको याद हो मैंने आपको कॉपी में करवाए थे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को पहुंच गई होगी, तो आप लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आंसर की कॉपी स्क्रीनशॉट लेकर मैंने कॉपी करके आपको ग्रुप पे सेंड कर दी है। ठीक है, तो आप लोग अब हम क्या देखेंगे? लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 क्या है हमारा? माइक्रोबियल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोबियल वर्ल्ड्स कह रहे हैं, माइक्रोबियल माइक्रोब से मिलकर बना है। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कह रहे हैं कि माइक्रोब्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, टर्म क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हमें क्लियर होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखिए कह रहे हैं कि ऑल अराउंड अस वी सी मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइक डॉग, हाउस फ्लाई, मॉस्कीटो, नीम प्लांट, रोज प्लांट एट्सेट्रा। कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ देखिए ऑल अराउंड अस, आपने क्या देखा होगा? वी सी मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। कह रहे हैं कि हमने क्या देखा होगा? बहुत से, मैनी यानी बहुत से एनिमल्स देखी होंगी, और क्या देखी होंगी? बहुत से प्लांट्स देखी होंगी। कह रहे हैं जैसे कि डॉग है, हाउस फ्लाई, मॉस्कीटो, नीम प्लांट और रोज प्लांट एट्सेट्रा। क्या कह रहे हैं कि हमने अपने सराउंडिंग में, अपने इधर उधर आसपास में बहुत से एनिमल्स और बहुत से प्लांट्स देखी होंगी। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लांट और एनिमल का क्यों टर्म आया? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बने, माइक्रोब से मिलकर बने। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि इनका जिक्र क्यों आया इसमें। कह रहे हैं हाउ एवर देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ different types of organisms which are so small that is not possible to see them with our naked eyes। तो कह रहे हैं कि वो how are they also present a large of डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे लास्ट में? कह रहे हैं इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी देम विद आवर नेक्ड आइज। कह रहे हैं जिसको पॉसिबल नहीं होता क्या देख करना? अपनी आँखों से, नेक्ड आइज यानी अपनी आँखों के ज़रिए देखना। ठीक है, तो कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो इतने ज़्यादा स्मॉल, वो ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आँखों के ज़रिए नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमें रीज़न भी पता होना चाहिए कि वो ऐसे क्यों है। क्योंकि अब देखिए यहाँ नीचे लाइन में कह रहे हैं ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। कह रहे हैं कि ड्यू टू यानी किसकी वजह से? इनके स्मॉल साइज की वजह से हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारा क्या है? माइक्रोब्स है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, तो माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप से मिलकर बनाए, ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देखे जाए, तो उसको हमने क्या नाम दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जाएँ, यानी साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हों, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, फिर कह रहे हैं द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। कह रहे हैं कि वो साइंस जो क्या कह रहे हैं कि जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम अपनी आंखों के जरिए देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहे हैं कि द साइंस विच डील्स, कह रहे हैं वो साइंस जो डील करे, क्या डील करे? विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है हमारा? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी यानी स्टडी से रिलेटेड हो गया। तो कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रो बायोलॉजी। तो हमसे अगर कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स क्या हैं, तो हम क्या बताएंगे कि वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आँख के ज़रिए नहीं देख सकते हैं,
अगर वो पूछे क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको अपनी आँख के ज़रिए नहीं देख सकते। तो उन ऑर्गेनिज्म को जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सके, जिसको देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो, और वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोप। इस वजह से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंस्ट्रूमेंट के नेम पर ही उसका नेम रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। और कह रहे हैं कि माइक्रो बायोलॉजी क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। फिर कह रहे हैं दीज कैन बी ऑब्जर्व विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली। कह रहे हैं ये कैसे ऑब्जर्व हो सकता है, सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से। मैंने बताया क्योंकि माइक्रो मतलब माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कह रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जो हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कह रहे हैं कि उसको हम किससे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, किससे, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। माइक्रोस्कोप ओनली यानी सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से। फिर कह रहे हैं दिस इज द रीज़न दैट दीज वर नॉट डिस्कवर्ड अंटिल 1675। कह रहे हैं कि इसका ये रीज़न था जो ये 1675 तक डिस्कवर नहीं हो पाई थी। क्या रीज़न था, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो इसका साइज़ जो है 1675 तक डिस्कवर नहीं हो पाया था, ठीक है। तो कह रहे हैं एंटोनी वॉन लेवेनहूक ऑब्जर्व देम विद द हेल्प ऑफ न्यूली इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। इन्होंने माइक्रोस्कोप के हेल्प से, वो कौन से साइंटिस्ट हैं, लेवेनहूक ने ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किए थे, किसकी हेल्प से, माइक्रो स्कोप की हेल्प से, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, हमने माइक्रो बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, और हमने क्या देखा कि माइक्रोस्कोप किसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पा रहे थे, ठीक है। तो वो क्या था, माइक्रो स्कोप था। ये हमने इंट्रोडक्शन देख ली। अब इसके बारे में हम ज़रा अच्छे से पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। फिर कह रहे हैं कि वेयर डू वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कह रहे हैं कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ फाइंड होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। द सॉइल, वाटर एंड एयर आर फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं सॉइल, वाटर एंड एयर जो है वो किससे बनी हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है। फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, छोटे छोटे माइक्रोज प्रेजेंट है जो हमें नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। कह रहे हैं ऑफ कोर्स वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मॉल साइज। कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ तक कि हम जानते हैं, जाहिर सी बात है, वो हमें उनको नज़र नहीं आते माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि उनका जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, सच अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस एंड देयर एबिलिटी टू टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, लो और ड्राई। टेम्परेचर लो भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता, हाई भी हो सकता है, ड्राइनेस एटसेट्रा। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्रीट सिस्ट अराउंड देम। वेयर टू वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको कहाँ पर मिलते हैं, दी सॉइल, वाटर, वो पीछे आपको नज़र नहीं आया होगा इसलिए मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। दी सॉइल, वाटर एंड एयर आर फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि ये सभी चीज़ें किससे भरी हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है। यानी सॉइल में, वाटर में, एयर में, सभी जगह क्या प्रेजेंट है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। ऑफकोर्स वी मे नॉट एबल। कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि हम उनको नहीं देख सकते बिकॉज, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो कैसा है, वेरी स्मॉल, ठीक है। फिर कह रहे हैं सच अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस एंड देयर एबिलिटी टू टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ड्राइनेस एटसेट्रा। इट इज पॉसिबल बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म secrete cysts around them when they face unfavorable environmental conditions. Within the cyst, these remain inactive but became active as soon as they get favorable condition. Again कह रहे हैं कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टिव नहीं होते, यानी वर्क नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सम कंडीशन, यानी कुछ कंडीशंस में ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। बाकी कंडीशंस में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर वे में वर्क अपना कर रहे होते हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फेल्ट थ्रू देयर एक्शंस। द एक्शंस ऑफ अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर अस लाइक फर्मेंटेशन। अच्छा, एक टर्म इसमें है फर्मेंटेशन, अभी हम देखते हैं इसमें टर्म आएगी शायद फर्मेंटेशन, तो हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। However, a number of these are harmful also. Some may cause diseases like cold, malaria, skin infection, influenza, etc. While some other spoil food and other articles. देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, कह रहे हैं कि इनकी वजह से ये हार्मफुल भी हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब
क्यों हार्मफुल हैं? क्योंकि इनकी वजह से बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कह रहे हैं कोल्ड, सर्दी, मलेरिया है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, एट्सेट्रा, और भी बहुत सी डिजीज़ हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि वाइल अदर्स सम अदर स्पॉइल फूड, कह रहे हैं कुछ ऐसे होते हैं जो फूड को ख़राब कर देते हैं, एंड अदर आर्टिकल्स, और कुछ दूसरे आर्टिकल्स को। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में, अपने हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं इधर उधर, तो कह रहे हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। क्यों, क्या उनसे कॉजेज़ क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, फिर हैं, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन कैटेगराइज इंटू 5 मेन टाइप्स। कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के बताए गए हैं आपको। वो कौन कौन से हैं, अब देखिए हम इसमें देखेंगे। बैक्टीरिया है, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस। ठीक है, तो इन सभी 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम अपनी आंखों के जरिए नहीं देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रो का मतलब भी माइक्रो बहुत छोटी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं। अब हम इनके बारे में 1 to 1 करके, 1 by 1 करके हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा बैक्टीरिया। तो देखेंगे हम बैक्टीरिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस। दे आर मोस्टली सिंगल सेल टिनी ऑर्गेनिज्म बट दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस। देखिए, कह रहे हैं कि ये जो है ये सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। कह रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है हमारे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस, जो कहाँ पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली सिंगल सेल टिनी ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। टिनी ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस। कह रहे हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये सिंगल सेल से बने हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंट होते हैं ये एकदम कॉलोनीज में होते हैं, मतलब मिलियंस में साथ में रहते हैं। ठीक है, मिलियंस की पॉपुलेशंस में ये साथ में रहते हैं। ठीक है, टुगेदर यानी साथ में, यानी बहुत से बैक्टीरिया मिलकर आपस में रहते हैं। तो कह रहे हैं इनका जो सेल, जो जितने सेल से बने वो सिंगल सेल से बने, लेकिन ये रहते कैसे हैं, टुगेदर रहते हैं, यानी साथ में लिव रहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस बट सम कुड ऑल्सो बी हार्मफुल दैट कॉज डिजीजेज सच एज कॉलरा। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, हार्म यानी नुकसान, लेस मतलब नहीं, नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, यानी नुकसान से भरे होते हैं। वो कौन से हैं, जैसे कि जिनसे हमें कुछ डिजीजेज हो जाती हैं, जो वो कौन सी है, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, प्लेयर टेनर्स है, एंड टाइफाइड और डायथिरिया। तो ये सभी जो बीमारियां हैं ये किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं किसी भी अपने हमारे ओपनिंग से, तो वो क्या होता है, हमें ये सभी डिजीजेज होने का डर रहता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये हार्मलेस भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो नुकसान नहीं करेंगे और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, हमने वो कॉजेज़ पढ़ ली कि वो क्या क्या कॉजेज़ हैं उनके, डिजीजेज हैं, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। देखिए, हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने 5 पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट था उसमें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की भी इसमें टाइप्स बता रहे हैं, वो कौन कौन से, देखिए। दे आर कॉल्ड बैसिलस इफ़ दे आर रॉड लाइक। कह रहे हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको बैसिलस कहेंगे। कोकस कहेंगे जब उसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा। विब्रियो कहेंगे कॉमा शेप्ड होगा अगर उसका। एंड स्पिरिलियम कहेंगे जब उसका स्पायरल शेप होगा। ठीक है, तो ये हमने 5 टाइप्स के बैक्टीरिया पढ़े हैं। ये किस बेस पर डिपेंड हैं, इनके शेप पर। ठीक है, अगर इनकी शेप बताएं, रॉड लाइक होगा तो बैसिलस है, स्फेरिकल होगा तो कोकस है, इसी तरह से कॉमा शेप्ड होगा तो विब्रियो है, और स्पायरल होगा तो स्फेरिलियम है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे हैं, 4 टाइप्स देखे, 5 नहीं 4 टाइप्स है किसके, बैक्टीरिया की। ये हमने देखी डायग्राम है। नेक्स्ट है एल्गी। अब हमारा फर्स्ट इसमें कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट शुरू होता है इसमें एल्गी। तो एल्गी क्या है हम देखेंगे। एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजली एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक मतलब पानी, तो कह रहे हैं एल्गी जो है वो भी सिंपल प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की तरह, जो कहाँ पर पाई जाती है, एक्वेटिक में, यानी पानी में पाई जाती है। हमारे नेचर में जो वाटर प्रेजेंट है, वाटरी जो प्लांट्स हैं, ग्रासेस है, वहाँ पर हमारी एल्गी जो है वो पाई जाती है। आपने देखा होगा एल्गी जो होती है हमारी ग्रीन कलर में प्रेजेंट होती है। तो जहाँ पर भी जैसे बरसात हुई तो हमारी वॉल पे या हमारी छोटी छोटी नालियाँ आपने देखी तो उनमें हमारी जो एल्गी है वो ग्रीन कलर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अक्सर देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो होती है कि ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, वाटरी एरिया में, यानी एक्वेटिक नेचर में।
तो कह रहे हैं दे कंटेन्स अ सेल वॉल एंड कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं ये क्या कंटेन करते हैं, सेल वॉल कंटेन करते हैं, यानी इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सीज, लेक्स, रिवर्स, हॉट स्प्रिंग एंड ऑल्सो इन वेस्ट वाटर। देखिए कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये, हमारे सीज में, लेक्स में, रिवर्स में, हॉट्स में, पॉन्ड्स में, स्प्रिंग्स एंड ऑल्सो इन वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर यानी जो भी हमारा गंदा पानी है, ठीक है, जो हमारे गंदा पानी जो हमारे घरों से या जहाँ से भी निकलता है, तो इन सब जगहों पर ये जो एल्गी है ये हमारी प्रेजेंट होती है। फिर कह रहे हैं मैनी फॉर्म्स ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर। कह रहे हैं कि एल्गी की जो ज़्यादातर जो प्रकार हैं वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर है, यानी ज़्यादा जो हमें एल्गी प्रेजेंट मिलती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, यानी एक सेल से बनी हुई। ठीक है, सम आर मल्टी सेलुलर। कह रहे हैं लेकिन कुछ जो होती हैं वो मल्टी मतलब मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा। तो कह रहे हैं एल्गी जो होती है वो ज़्यादातर हमें यूनिसेलुलर में मिलती है, यानी एक सेल की बनी हुई मिलती है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी होती है जहाँ पर वो एक सेल से ज़्यादा की बनी होती है। ठीक है, वाइल सम आर फिलामेंटस और फिलामेंट लाइक एल्गी आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एल्गी एंड मैक्रो एल्गी डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। कह रहे हैं एल्गी को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया था, इसी पार्ट्स पढ़े थे हमने बैक्टीरिया के। इसी तरह से कह रहे हैं एल्गी जो है हमारा उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स पे। वो कौन कौन से, माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी। तो वो किस पर डिपेंड करते हैं, उसके साइज़ पर। तो साइज़ हम देखेंगे कौन सा माइक्रो है और कौन सा हमारा मैक्रो है। ठीक है, सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर डाई एटम्स। डाई एटम्स यानी एक एटम से ज़्यादा डाई एटम्स। नेक्स्ट है कैलेमेंडोनास, स्पायरोगेरा, सीवीड एंड फोकस। ये सभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहे हैं फंगी। अब हम देखेंगे कि फंगी क्या है। फंगी या नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म विद बॉडीज। तो हमने इसमें देखिए 2 पढ़ लिए हैं, वो कौन कौन से थे, हमने बैक्टीरिया देख लिया और एल्गी देख लिया। हम देख रहे हैं इसमें फंगी। फंगी या नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, ये नॉन ग्रीन यानी ये ग्रीन कलर में नहीं होती है, ऑर्गेनिज्म है विद बॉडीज यूजली मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड कहते हैं धागे को। ठीक है, दे लैक क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से ये कैसे कलर में प्रेजेंट है, नॉन ग्रीन कलर की, यानी ग्रीन कलर की नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल एंड सो कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और जब भी इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं होगा। ठीक, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एंड आर फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, और ये वार्म और मॉइस्ट प्लेस दोनों जगहों पर फाउंड यानी हमें मिल सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये पानी में रहेगी या ज़मीन पर रहेगी, इसका कोई ऐसा वो नहीं है। फिर कह रहे हैं फंगी कैन बी हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कह रहे फंगी जो है वो हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकती है। हमने हेट्रोट्रॉपिक बताए थे, ऑटोट्रॉपिक जो खुद पर डिपेंड थे, हेट्रो जो डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट थे। तो कह रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकती है, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक हमने क्या बताया, स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं, क्यों, फीडिंग, अपना खाना खाने के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये हेट्रो, सेप्रो और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इनका कोई सही हो सकता है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी, यार आपको एग्जाम्पल्स देंगे फंगी की, ईस्ट है, मशरूम है और एक्सेट्रा और भी बहुत से। तो आपको इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है कि इनकी प्लेस क्या है, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है नहीं होता है, और ये इनका साइज़ कैसा है, इनका कलर कैसा है, और इनकी एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, जितने भी हम लोग जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं 5 टाइप्स से, उसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने अभी आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में देखिए, प्रोटोजोआ क्या है हमारा, देयर आर यूनिसेलुलर माइक्रो और स्कोपिक ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू एनिमल्स दैट कैन मूव अबाउट टू कैप्चर फूड एंड आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। कह रहे हैं कि ये जो है ये यूनिसेलुलर है, यानी प्रोटोजोआ जो है हमारे वो एक सेल से मिलकर बने हैं, एक सेल के बने हैं, सिमिलर टू एनिमल्स। कह रहे हैं एनिमल्स की तरह ये भी क्या करते हैं, फूड कैप्चर करते हैं, इसकी वजह से, एंड आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक हम उसी को कहते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं प्रोटोजोआ। अच्छा, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये ऑटोट्रॉफिक हैं या हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो फंगी हमने क्या देखे थे, हेट्रोट्रॉफिक हैं, और प्रोटोजोआ भी क्या हैं, हेट्रोट्रॉफिक है इन नेचर। क्यों हेट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि ये एनिमल्स की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह ये भी क्या करते हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने बताया आपको, ये भी क्या करते हैं, फूड कैप्चर करते हैं, यानी फूड को लेने के लिए दूसरों पर, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर क्या होते हैं,
डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए हमारे क्या कहला रहे हैं, हेटेरोट्रॉफी कहला रहे हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। अच्छा, ये भी हमारे एक्वेटिक इन नेचर यानी एक्वेटिक होते हैं नेचर में, यानी ये भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। दे कैन अकर इन कॉलोनीज, यानी हमने आपने कॉलोनीज में अपने देखे होंगे। सम आर पैरासाइटिक सच एज प्लाज्मोडियम दैट कॉज मलेरिया इन ह्यूमन। अच्छा, प्रोटोजोआ जो होती है ये भी हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि इससे हमें क्या कॉजेज बता रहे हैं, मलेरिया हो सकता है ह्यूमन्स में। सम ऑफ आर अदर कॉमन एग्जाम्पल्स आर अमीबा है, पैरामीशियम एटसेट्रा। ये सभी क्या है, हमारे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। और प्रोटोजोआ क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इट कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। नेक्स्ट है डायरिया। तो ये आपने बीमारियां सुनी होंगी, तो कह रहे हैं कि ये क्यों हो जाती हैं, प्रोटोजोआ की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल इसकी भी देखी है। नेक्स्ट है हमारा वायरसेस। अब हमारा जो इसमें फिफ्थ था वो क्या था, वायरसेस। तो वायरसेस में देखिए क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस हैव सफर्ड फ्रॉम वायरल फीवर एंड फ्लू और कॉमन कोल्ड। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो होता है, कह रहे हैं मोस्ट ऑफ अस, यानी इनमें से ज़्यादातर सफ़र करते हैं यानी गुजरते हैं किससे, वायरल फीवर। वायरल मतलब जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वायरल हो रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा वायरल फीवर की सुना होगा। तो वायरल फीवर जो है, और जिसको हम फ्लू भी कहते हैं या फिर कॉमन कोल्ड, तो कह रहे हैं कि इन सब के बारे में आपने सुना ही होगा। तो वो किसकी वजह से होता है, सब वायरसेस की वजह से होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उससे हमें फ्लू या फिर जो भी फीवर है वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं दीज आर कॉज बाय अ ग्रुप एक्सट्रीमली टिनी वायरसेस। देखिए किसकी वजह से होता है, छोटे छोटे वायरसेस के वजह से। एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा वायरसेस हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं किसी भी तरह से, और हमें ये डिजीजेस होने लगती हैं। फिर कह रहे हैं वायरसेस कैन ऑल्सो, तो यानी हमें इन सभी से सभी फंगी से, प्रोटोजोआ से, वायरसेस, और हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था इसमें, एल्गी, बैक्टीरिया, इन सभी से हमें क्या हो सकती है, डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किससे देख सकते हैं, स्पेशल एक वायरसेस को हम किससे देख सकते हैं, स्पेशल कॉल बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं माइक्रोस्कोप का, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एज दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। कह रहे हैं कि ये जो होते हैं वायरसेस हमारे, ये बैक्टीरिया से भी साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका एक स्पेशल माइक्रोस्कोप है, जिसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमें पता होना चाहिए इसके वायरसेस को हम किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। और ये साइज़ में बैक्टीरिया से बड़ा है या फिर छोटा है, तो वायरस जो है वो हमारा बैक्टीरिया से साइज़ में कैसा है, स्मॉल है, ठीक है, छोटा है। नेक्स्ट कह रहे हैं दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि वायरसेस का कोई सेल, वायरसेस जो सेल, सभी हमारे सेल्स हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, कोई इसका एक स्ट्रक्चर नहीं है जो हम बता दें कि हाँ ये हमारा वायरसेस का यानी एक ही शेप है, सीधी शेप पे प्रेजेंट इसके जो सेल्स हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं देखिए viruses can reproduce only inside the bodies of other organisms which means they need a host। कह रहे हैं वायरसेस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड में, यानी अंदर के साइड। रिप्रोडक्शन जो होता है इनका, रिप्रोडक्शन हमने क्या बताया था, सेम काइंड का प्रोड्यूस करना अपने जैसे ही, ठीक है। तो वायरसेस जो इनका जो ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका रिप्रोडक्शन होता है, वो कह रहे हैं कि वो किसके अंदर होता है, ऑर्गेनिज्म, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है, इनसाइड दी बॉडी ऑफ देयर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विच मीन्स दे नीड अ होस्ट। इसका मतलब क्या है, उन्हें होस्ट की ज़रूरत है। हमने होस्ट आपको पढ़ाए थे, होस्ट किन्हें कहते हैं, होस्ट वो होते हैं जो खाना बना रहे हैं, जैसे कि हम अपनी मम्मी को कहते हैं, और हम जो खाने वाले हैं वो हम क्या है, पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये दूसरी बॉडी, इन दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अ वायरस इज लाइक अ नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं वायरस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा बॉडी के, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो कह रहे हैं देयर फॉर मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट इट इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। कह रहे हैं इसलिए ज़्यादातर साइंटिस्ट जो हैं, मोस्ट साइंटिस्ट कह रहे हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, दैट इस पर, किस पर, कि हमारा जो वायरस है वो क्या है, हमारा बॉर्डर लाइन है। जैसे कि हम कहते हैं ये हमारी बॉर्डर है, दो बॉर्डर क्या है, दो चीज़ों का पार्टीशन, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन है किसके बीच का, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बॉर्डर लाइन बता दी हमने किसको, वायरसेस को, ठीक है।
वायरसेस कॉज डिजीजेस, वायरसेस कॉज डिजीजेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं वायरसेस जो हैं वो कॉज यानी जो उनसे जो नुकसान हो सकते हैं वो डिजीजेज होते हैं, ठीक है। वायरसेस हमने बताए थे डिजीजेज हैं, तो कह रहे हैं ये प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एनिमल्स में भी हो सकते हैं। यानी जो वायरसेस की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो एनिमल्स, ना कि एनिमल्स में ही होंगी, सिर्फ ये प्लांट्स में भी, यानी दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। टोबैकोमोसिस वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा वायरस है, तो ये प्लांट वायरस है, ये प्लांट्स में अक्सर प्रेजेंट, यानी हमें प्लांट्स में मिलता है। वो कौन सा है? टोबैकोमोसिस वायरस, ठीक है। इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे मे कॉज डिजीज सच एज। अब एनिमल्स में और ह्यूमंस में आपको बता रहे हैं कि वो कौन सी डिजीजेज हैं, जैसे कि कह रहे हैं एवियन फ्लू है, पोलियो है, स्वाइन फ्लू। तो ये सभी एग्जाम्पल्स जो मैं बता रही हूँ ना, ये एक्सरसाइज में हो सकता है भी है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्लांट में वायरस जो बताया वो कौन सा? टोबैकोमोसिस वायरसेस। और सेकंड जो बता रहे हैं एनिमल्स में, ह्यूमंस में जो वायरसेस होते हैं वो कौन कौन से डिजीजेज हैं, किस किस डिजीजेज में प्रेजेंट हो जाते हैं वो वायरसेस, तो वो है एवियन फ्लू, पोलियो एंड स्वाइन फ्लू। आपने सुने होंगे शायद। तो कह रहे हैं सम वायरसेस कैन इवन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दीज वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। कह रहे हैं कुछ वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। वो कौन से हैं? सम वायरसेस कैन इवन इन्फेक्ट, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरिया से बने हैं ये हमारे, तो ये हमारे होगा बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है यूजफुल। अब तो हमारे यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गए? हमारे टाइप्स कंप्लीट हो गए किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। वो कौन कौन से थे हमारे? एल्गी था हमारा, फर्स्ट था हमारा बैक्टीरिया, नेक्स्ट हमारा सेकंड एल्गी, थर्ड फंगी, फोर्थ प्रोटोजोआ, फिफ्थ हमारा था वायरसेस। अब नेक्स्ट देखिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं हमारे। एज मेंशन्ड अर्लियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। कह रहे कई तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस द यूज रोल प्लेड बाय ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे एनवायरनमेंट में जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है उनके यूजेस क्या हैं, यानी हम उनको किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेकिंग ऑफ कड। हमें बताया है कि कड बनाने में हम उसको यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम ये भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो देखिए एक्टिविटी गिवन होती है इसको आप एटलीस्ट वन टाइम रीड ज़रूर करिए करिए कि हमें इससे ये क्लियर हो जाता है कि एक्टिविटी में क्या चीज़ हमें बताई जा रही है, ठीक है। तो हमें बता रहे हैं कि यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़फुल है, हमने बताए थे हार्मफुल भी हैं और हार्मलेस भी, है ना। मतलब हार्मफुल भी हैं और हेल्पफुल भी है, यानी हेल्प भी बहुत करते हैं इनकी, हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, बहुत ही मददगार भी हैं। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, फर्स्ट है हमारा मेकिंग ऑफ कट, सेकंड है मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और भी इनके यूजेस होंगे तो अभी हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेकंड कह रहे हैं इसमें थर्ड मेकिंग ऑफ अल्कोहल, वाइन और बियर बनाने में भी यूज़ करते हैं हम इसका, किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फिर कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, हमारी मेडिसिन होती है। तो अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं मेकिंग ऑफ कड, यानी कड बना, कड किसको कहते हैं? अच्छा कड कहते हैं दही को। तो दही बनाने के लिए भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। अब वो कौन से हम देखेंगे। अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे बैक्टीरिया भी आ गए, ठीक है। तो ये नहीं समझिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बता रहे थे यूज़ में, लेकिन इसमें तो बैक्टीरिया आ गए। बैक्टीरिया भी हमारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हुइएगा कि मैम तो ये कह रही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम यूजेस बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? हमारा बैक्टीरिया आ गया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो हमारा वो भी क्या है? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे ये कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, एल्गी और बैक्टीरिया। तो इसमें हमारा यूज़ बता रहे हैं बैक्टीरिया का। वो कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बता रहे हैं। हेल्प टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, कह रहे हैं कि ये दूध से दही में बनने में हेल्प करता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में एक बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, वो कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कर्ड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। कर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड सीजन प्रेजेंट इन मिल्क क्लम्स टुगेदर टू फॉर्म सोलिफाइड मास। कह रहे हैं कर्ड कब बनता है? व्हेन प्रोटीन एक है जिसको हम कहते हैं सीजन, कह रहे हैं कि वो प्रेजेंट होता है हमारे मिल्क में, ठीक है। जो हमारे मतलब कर्ड में उसको
दही में बनने के लिए हेल्पफुल है, वो भी सीजन कोगुलेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। कह रहे हैं ये कब हमारा कोगुलेशन होगा इसके बीच में, जब हमारा मिल्क जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर में होगा। द स्पूनफुल ऑफ कर्ड कंटेन्स द बैक्टीरियल लैक्टोबैसिलस विच प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कह रहे हैं हमें मिल्क में डालने के लिए कर्ड जो है वो सिर्फ 1 स्पून यानी स्पूनफुल ऑफ कर्ड यानी 1 स्पून हमारा बहुत है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो हमारे बहुत ज़्यादा उसको कम मतलब क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो हमें थोड़ा सा कर्ड लेने पर ही हमारा जो मिल्क है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हम कुछ घंटों बाद देखेंगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा वो कर्ड में हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि कर्ड, मिल्क से कर्ड में बनाने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं हम, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, वो जो कि हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ हमने क्या देखा, मेकिंग ऑफ कर्ड यानी कर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेकिंग ब्रेड्स या फिर पेस्ट्रीज और केक्स। तो कह रहे हैं ईस्ट सेल्स आर यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड्स पेस्ट्रीज एंड केक्स। कह रहे हैं कि ईस्ट आर ऑल्सो यूज इन डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम्स लाइक इडली एंड डोसा एट्सेट्रा। फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल इज फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स। दिस मिक्सचर राइजेज एंड बिकम्स श्योर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि हम कुछ, अब देखिए ईस्ट के एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, जो हमारी फंगी है। तो कह रहे हैं कि वो भी हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे कि हम पेस्ट्री बनाते हैं तो आपने ब्रेड और पेस्ट्री वगैरह देखी होंगी, पेटीज नहीं पेस्ट्री की बात की जा रही है, और केक्स देखे होंगे, वो हम अपने खमीर की बनाते हैं। ठीक है, तो ईस्ट का जो मतलब है वो खमीर है। ईस्ट हम किसे कहते हैं, खमीर को कहते हैं। तो ये हमारे कुछ सेल्स हैं जो खमीरा देखा हो। खमीर किसे कहते हैं, जैसे कि हमने अपना आटे को कुछ वक्त तक ऐसे ही मतलब अपने उस पर माशा में रख दिया है, वो हमारा आटा कैसा हो गया, थोड़ा खट्टा हो गया। तो जो हमारा वो आटा खट्टा हो चुका उसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, यानी खमीर कहते हैं। तो वो हमारा किसमें मदद करता है, देखिए कह रहे ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, केक्स बनाने में और डोसा, इडली, और ये सभी आप किस चीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं, किस चीज़ के एग्जाम्पल दिए हैं, यानी ईस्ट के एग्जाम्पल दिए, यानी कि ये बताया गया है कि ईस्ट जो है वो इन चीज़ों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और ईस्ट क्या है, हमारा फंगी है, जो कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इसमें देखिए थर्ड यूज जो बताया गया है वो है मेकिंग ऑफ अल्कोहल, वाइन और बियर, यानी अल्कोहल बनाने के लिए। फिर कह रहे हैं ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। कह रहे हैं अल्कोहल बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज़ किया जा रहा है, बियर बनाने के लिए और वाइन आपने सुनी होगी मोस्टली, अल्कोहल, बियर, वाइन, ये सभी बनाने के लिए भी हमारा किस चीज़ का यूज़ है, सॉरी ईस्ट का नहीं, हाँ सॉरी ईस्ट हमारा इसमें भी यूज़फुल है। तो कह रहे हैं फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रीन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट, जूस एक्सेट्रा। ये सभी आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं। ठीक है, किसकी, ग्रीन्स की एग्जांपल्स दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंट। देखो फर्मेंटेशन यहाँ टर्म आ गई, मैंने पीछे आपको क्या बताया था, फर्मेंटेशन हम टर्म पढ़ेंगे। तो फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्मेंटेशन क्या बता रहे हैं, वो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन का, यानी कन्वर्ट होने का, किसका, शुगर का, किसमें, अल्कोहल में, यानी शुगर हमारा अल्कोहल में जो कन्वर्जन हो रहा है इन दोनों के बीच में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, किसकी वजह से, माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, यानी शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना माइक्रोब्स की एक्शन से एंड माइक्रोब्स की मदद से। तो वो हमारा प्रोसेस, यानी ये जो प्रोसेस जो चलेगा, कन्वर्जन जो चलेगा किसके बीच का, शुगर और अल्कोहल के बीच का। तो शुगर हमारा अल्कोहल में जो कन्वर्ट होगा उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट है इसमें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कह रहे हैं कि उसको भी प्रोडक्शन के लिए, यानी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एंटीबायोटिक्स को भी बनाने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स हमारी क्या होती है, कुछ मेडिसिन होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे वेन एवर वी फॉल इल, कह रहे हैं कि जब भी हम कभी बीमार होते हैं, द डॉक्टर में गिव अस सम एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन। तो कह रहे डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें कुछ टैबलेट्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स, कैप्सूल्स देते हैं और इंजेक्शंस देते हैं। ठीक है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड हाउ आर दे प्रोड्यूस। कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स हैं क्या और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे हमारे नेचर में प्रेजेंट हुए, कैसे हमें डॉक्टर्स तक कैसे पहुँचे। तो मेडिसिन प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी एटसेट्रा। तो देखिए कह रहे हैं कि वो मेडिसिन जो प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से। वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और फंगी, तो वो एटसेट्रा। तो वो हमारे क्या हो गए,
which kills or stop the growth of the disease causing microorganism present in our body। कह रहे हैं कि ये हमें कहाँ से मिले, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी इनसे मिले हमें, जो किसमें मदद कर रहे हैं, जो हमारी किल करने में या स्टॉप यानी मारने में और रोकने में, किसको, जो डिजीज़ की जो ग्रोथ हो रही है, यानी जो डिजीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल जो इंक्रीमेंट हो रहा है हमारी डिजीज़ का हमारी बॉडी के अंदर, उसको रोकने में या फिर उसको मारने के लिए जो हम इन सभी चीज़ों का, इन दवाइयों का यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, वो दवाइयाँ, वो टैबलेट्स, वो इंजेक्शंस, वो कैप्सूल्स जो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ हैं उसको मारने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको हमने क्या नाम दिया है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फिर कह रहे हैं द सोर्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। these days number of antibiotics are produced from bacteria and fungi। कह रहे हैं कि अब इन दिनों में कह रहे हैं माइक्रो एंटीबायोटिक्स जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो हमने अभी पीछे देखी यहाँ क्या पूछा क्या था कि माइक्रो मतलब एंटीबायोटिक्स जो है वो कहाँ से मिल रही हैं, तो कहाँ से फाउंड हो रही है, हमें बैक्टीरिया से और फंगी से। ठीक है, फिर कह रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। आपने ये कुछ दवाइयाँ सुनी होंगी, ये कह रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक्स हमारी मेडिसिन होती हैं। ठीक है, नॉर्मली तो कह रहे हैं कि ये जो एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये आपको कहाँ से मिलती हैं, मेड फ्रॉम, ये किससे बनी है, फंगी से और बैक्टीरिया से। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि फंगी, बैक्टीरिया यानी जितने भी ऑल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और हार्मलेस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी क्या पढ़ लें, हेल्पफुलनेस पढ़ लें, यानी हमारे लिए किस तरह से मदद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं फंगी और बैक्टीरिया से मिलकर हमारे एंटीबायोटिक्स बने, जो किसमें हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बॉडी में जो डिजीजेज हो जाती है, ह्यूमन ना कि ह्यूमन बॉडी में भी, एनिमल्स में भी जो डिजीजेज हो जाती है उसको किल करने में यानी एकदम ख़त्म, मारने में या फिर उसको ख़त्म करने में। ठीक है, स्टॉप रोकने में, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी कह सकते हैं। फिर कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड और लाइफ स्टॉक एंड पोर्टली टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो करते हैं वो प्लांट डिजीज, वही जो मैंने बताया भी कि एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी और प्लांट में जो बीमारियाँ हो जाती हैं इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, क्या चीज़, एंटीबायोटिक क्या चीज़ है, मेडिसिन, जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, फंगी और बैक्टीरिया से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। देखिए इसमें क्या देखेंगे हम, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड को प्रिजर्व करने के मेथड। प्रिजर्व कहते हैं कंजर्व, यानी कि ख़राब होने से बचाना, यानी उसको बचा कर रखना। ठीक है, कि उसको ख़राब ना हो जाए। तो हम ये देखेंगे कि हम अपने फूड को किस तरह से बचा सकते हैं ताकि वो हमारा जो फूड है वो हमारे सराउंडिंग में यानी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे मॉइस्चर में वो कैसा ना हो जाए, ख़राब नहीं हो जाए। ठीक है, तो हम उसके मेथड्स पढ़ेंगे। तो पहला है सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स आर एम्प्लॉयड इन फूड प्रिजर्वेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टेज, कैनिंग, पेस्चराइजेशन, ड्राइंग यानी डिहाइड्रेशन, फिर है बाई एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, देन बॉयलिंग। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे मेथड्स हैं किसको, अपने फूड को प्रिजर्व करने के। तो देखिए हम फर्स्ट देखते हैं रेफ्रिजरेशन या और कोल्ड स्टोरेज। माइक्रोब्स सच एज फंगी बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव एट वेरी लो टेम्परेचर। कह रहे हैं माइक्रोब जो होते हैं जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाती, यानी नहीं रह पाती किस पर, लो टेम्परेचर पर, यानी इन्हें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। किस लिए, सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। किसको, माइक्रोब्स को। कौन कौन से माइक्रोब्स को, जैसे कि कह रहे हैं फंगी और बैक्टीरिया। फिर कह रहे हैं सो मिल्क, एग, मीट एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग देम इन अ रेफ्रिजरेटर। आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, फ्रिज को कह रहे हैं कि इसलिए मिल्क को, एग को, मीट को, एग यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हम अपने रेफ्रिजरेटर में कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उन चीज़ों को रखते हैं। तो क्यों रखते हैं वो, हम उसको बाहर क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें लो टेम्परेचर की ज़रूरत है। ठीक है, सॉरी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उनको कहाँ पर रखते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो हमने ये क्या देखा कि हम अपने रेफ्रिजरेटर में यानी कोल्ड स्टोरेज वही यानी जहाँ पर हमारा खाना कैसा रह सके, ठंडा रह सके। तो उसमें हम क्यों रख रहे हैं, ताकि उसको हाई टेम्परेचर
मिल सके। और हाई टेम्परेचर ही क्यों देना है, क्योंकि हमारे माइक्रोब्स और जो हैं उनको ज़िंदगी अपनी जीने के लिए कैसे टेम्परेचर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। इसलिए हमारे कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसको रेफ्रिजरेटर में रखना यानी कोल्ड स्टोर उसमें स्टोर करना कोल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट बिग टाउन्स एंड सिटीज़ देयर आर कोल्ड स्टोरेज वेयर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कि आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हम अक्सर रख देते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, क्यों, ताकि वो बहुत मतलब कुछ टाइम तक हमारे लंबे समय तक क्या रहे, फ्रेश रहे यानी ताज़ी रहे, ठीक है। आप देखेंगे अगर हमने एक दिन सब्ज़ी अपनी बाहर रख रखी है तो वो जल्दी हमारी ख़राब हो जाएगी, एकदम मुरझा जाएगी, ठीक है, ड्राई हो जाएगी। लेकिन आप जब देखेंगे हमने रेफ्रिजरेटर में अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट को स्टोर कर रखा है, ठीक है, कंजर्व कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है, तो जो हमारा जो फूड या वेजिटेबल जो भी हम अपना प्रोडक्ट रख रहे हैं वो हमारा कह रहे हैं वो हमें कैसा मिलेगा, फ्रेश मिलेगा यानी फ्रेश रह सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हमारे इन सभी वेजिटेबल्स एंड और फ्रूट्स में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, इनको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। अब जैसे कि हम लोग अगर हम यहाँ पर रहते तो हम लोग रेगिस्तान में इजीली नहीं रह सकते हैं, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा कैनिन। तो हम देखेंगे कैनिन में क्या है। Certain food stuff are kept in airtight tins or containers. These containers keep away moisture and thus help in preserving food for a longer time. कह रहे हैं आपने कुछ देखी होंगी उनको हम एक मतलब जैसे कि जैम है और भी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे यहाँ पे। कह रहे हैं उसको हम कंजर्व करके रखते हैं कंटेनर में, ठीक है, कोई भी एक कंटेनर जो भी होगा हमारे पास उसमें हम कंजर्व करके रखते हैं, या कोई टिन में जो कि हमारा बर्तन जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो भी हमारा टिन हम कहते हैं कनस्तर को, ठीक है। तो कह रहे हैं कंटेनर है या फिर टिन है या कोई बकेट है, तो इन सब चीज़ों में हम उसको कंजर्व करके रखते हैं। तो कह रहे हैं क्यों, तो क्या, ताकि हमारे वो मॉइस्चर से दूर रह सके, प्रिजर्व कर सके हम जो उसके कंटेनर या टिन के अंदर जो भी हम अपने फूड को रख रहे हैं, ठीक है, कब तक, फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो अगर हम उन चीज़ों को ऐसे ही इधर उधर डाल देंगे यानी खुले में रख देंगे, एटमॉस्फेयर में सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी ड्राई होकर यानी ख़राब होकर, सूख कर क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए उनको किसकी ज़रूरत है, मतलब उनको एयर टाइट यानी उसमें एयर पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फूड लाइक फ्रूट्स एंड फिशेज आर बॉइल्ड, स्टेरिलाइज्ड एंड पुट इनटू टिन एंड क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर। कह रहे हैं कि फूड लाइक जैसे कि फ्रूट हैं और फिशेज हैं, वो कह रहे हैं उसको हम बॉइल्ड करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, एक कंटेनर में बॉल कर रख देते हैं, ठीक है। एयर टाइट कह रहे हैं मतलब एयर टाइट यानी कि एयर उसमें अंदर या बाहर नहीं जा सके। देन टिन्स आर सील्ड, और फिर उस टिन को सील्ड कर देते हैं यानी किसी चीज़ से बंद कर देते हैं, ढक्कन उसको टाइटली पैक कर देते हैं, उसका जो कैप है हमारे टिन या कंटेनर का। फिर कह रहे हैं कि तो वी लॉस विटामिन सी इन दिस मेथड ऑफ प्रेजेंट। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, हम विटामिन सी नहीं दे पाते उसको। विटामिन सी यानी जो हमें सनलाइट की वजह से मिल रही है, तो हम किसी भी चीज़ को जब हम उसको एकदम से पैक कर देंगे, सील कर देंगे किसी भी कंटेनर को या टिन को या किसी भी चीज़ को, तो उसको विटामिन सी नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब वो एकदम एयर टाइट है यानी एयर उसमें ना ही अंदर हो सकती है ना ही बाहर हो सकती है, तो उसको विटामिन सी नहीं मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं कि विटामिन सी इन दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन बट वी कैन गेट देम इन ऑफ सीजन एज वेल। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ सीजन वाइज, ऐसा नहीं कि हम इसको परमानेंटली पैक ही रखेंगे, कह रहे हैं सीजन वाइज हम इसको ओपन करते हैं और उसको विटामिन सी मिल सकती है, ठीक है, क्यों, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं वाइल कैनिंग फूड स्टफ it should be kept in mind that the air is not left in the bottles or tins। कह रहे हैं कि हम उसको इस तरह से रखते हैं जो भी हमारा कैनिंग फूड स्टफ है यानी वो चीज़ें जो हमारी एटमॉस्फेयर में ख़राब हो सकती हैं, तो कह रहे हैं उसको हम इस तरह से स्टोर करते हैं कि उसमें एयर जो है हमारी वो नॉट लेफ्ट यानी एयर हमारी उसमें ना बचे, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, फर्स्ट प्रोसेस देखा हमने रेफ्रिजरेशन का, सेकंड प्रोसेस देखा हमने कैनिन का। कैनिन में हमने क्या देखा था कि हम कंटेनर में या टिन में इस तरह से उसको कोई भी फूड जो भी है हमारा एयर टाइटली पैक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन में कह रहे हैं पेस्चराइजेशन क्या है, it is a process of food preservation in which a liquid such as milk is heated to a high temperature at 60 to 70 and then it is cooled rapidly. The French chemist Louis Pasteur discovered this process। तो कह रहे हैं कि देखा होगा, कह रहे हैं it is the देखिए पेस्चराइजेशन जो है वो हमारा क्या प्रोसेस है, दैट डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमने बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो पेस्चराइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हम चीज़ों को क्या करते हैं,
उसको टेम्परेचर देते हैं हाई, जैसे कि मिल्क की एग्जांपल दे रहे हैं, हम मिल्क को बगैर टेम्परेचर दिए उसको ड्रिंक नहीं करते, नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हार्मफुल, जो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? पेस्चराइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में देखिए क्या कह रहे हैं, डिहाइड्रेशन मीन्स removal of water which is the key requirement of microbial growth from food stuff, so pulses and grains are well dried and preserved। देखिए पेस्चराइजेशन हमने देखा वो प्रोसेस जिससे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे थे। ठीक है, यानी हमने क्या बताया कि एग्जाम्पल दी थी आपको मिल्क की। मिल्क हम विदाउट बॉयल करके नहीं पीते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोज प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए जब हम उसको बॉयल करते हैं, उसको जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं एट 60 डिग्री से 70 डिग्री तक, तो वो क्या हो जाता है, जितने भी उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, पेस्चराइजेशन। अच्छा, सिर्फ मिल्क ही नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जैसे कि हम वाटर कहते हैं, वाटर जो है हमें बॉयल करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, जब उसको टेम्परेचर मिलता है हाई तो वो सभी किल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो किलिंग का, जो डिस्ट्रॉय होने का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, पेस्चराइजेशन है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को ड्रिंक कर लिया है, जैसे कि हमने पानी पिया, हमने बहुत ज़्यादा पी लिया, तो हमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे कि कह रहे हैं, देखिए डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर विच इज़ द की रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ फ्रॉम फूड स्टफ। और फिर जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा हमें, तो वो क्या हो जाता है, हमारा मतलब पानी की एकदम हमें उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर यानी हमारा वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो सो पल्सेज एंड ग्रेन्स आर वेल ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड, दीज आर स्टोर्ड इन मॉइस्चर फ्री प्लेसेस और वेजल्स। डिफरेंट वेजिटेबल्स कह रहे हैं, कुछ पल्सेज हैं, कुछ ग्रेन्स एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस वगैरह जो थे ग्रेन्स। तो कह रहे हैं कि कुछ पल्सेज, कुछ राइस ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मॉइस्चर में, फ्री प्लेसेस यानी खुली जगहों पर, और वेजल्स में यानी कोई भी हमारा बर्तन है खुले बर्तन में। डिफरेंट वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ड्राइड इन द सन। कह रहे हैं कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम ड्राई यानी सुखाते हैं, किसमें, सन में। मैंगो पाउडर है, जिंजर पाउडर है, आर प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग मैंगो स्लाइसेज एंड जिंजर। तो कह रहे हैं कि मैंगो पाउडर मैंगो स्लाइसेस से बनता है और जिंजर पाउडर जो है हमारा वो जिंजर स्लाइसेस से बनता है। सिंपल है। फिर कह रहे हैं ड्राइड वेजिटेबल्स एंड अदर फूड्स कैन बी यूज लेटर इन ऑफ सीजन। कह रहे हैं कोई, जैसे कि हमने कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसको हम धूप में सुखाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको हम सीजन वाइज खाते हैं। ठीक है, लेटर ऑन इट्स ऑफ सीजन यानी जब भी उसका सीजन होता है तब हम उसको लेटर यानी बाद में खाते हैं। फूड ग्रेन्स आर जनरली अटैक्ड बाय इंसेक्ट, सो दे मस्ट बी पीरियडिकली एक्सपोज टू द सन। समटाइम्स नीम लीव्स और बोरिक पाउडर इज मिक्सड विद फूड ग्रेन्स टू अवॉइड अटैक बाय इंसेक्ट। कह रहे हैं कि क्या होता है, हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं, जो हमारी बार्ले है, जैसे व्हीट, राइस, ये हमारे क्या है, ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स है। तो कह रहे हैं कि ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये इंसेक्ट भी उस पर बैठ जाते हैं। तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि इंसेक्ट को मारने के लिए फिर क्या यूज़ करते हैं हम, बोरिक पाउडर का और नीम की पत्तियां जो होती हैं उनका यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं किसमें, फूड ग्रेन्स में, ताकि हमारे जो इंसेक्ट जो उस पर अटैक कर चुके हैं, जो भी उस पर जम्स पहुँचा चुके हैं इंसेक्ट, वो हमारे क्या हो जाए, किल हो जाए। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, डिहाइड्रेशन देखा, जिसमें हमारा क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर इन एक्सेस अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा बाई एडिंग प्रिजर्वेटिव। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने फूड को किस तरह से हमें प्रिजर्व करना है। ठीक है, यानी कंजर्व करना है, यानी हमें उसको किस तरह से बचाना है, किससे, ख़राब होने से। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं एनी बाई एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। अब इसमें कह रहे हैं कि प्रिजर्वेटिव्स को ऐड कर दिया। प्रिजर्वेटिव्स में देखिए क्या बता रहे हैं, any substance that help to preserve any food item is called a preservative। प्रिजर्वेटिव क्या है, कोई भी सब्सटेंस है जिसको that helps to preserve any food, जो किस में मदद करे, फूड को प्रिजर्व करने में, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे फूड को कंजर्व करने में यानी बचाने में यानी उसको संभालने में क्या करे, मदद करे, वो हमारी क्या कहलाती है, हाँ, प्रिजर्वेटिव चीज़ कहलाती है। ठीक है, सॉल्ट है, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, सोडियम बेंजोइड आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स। वी हैव एन ओल्ड ट्रेडिशन, ये आपको एग्जाम्पल्स देखनी प्रिजर्वेटिव्स की। ठीक है, कह रहे हैं वी हैव एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग फूड एंड वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, चटनी एंड पिकल्स कहते हैं अचार को,
ठीक है। कह रहे हैं कि हमारा पुराना एक वो रिवाज चला आ रहा है कि हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारे प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स बता रहे हैं, उसको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि हमने अचार बना लिया, उसकी चटनी बना ली एंड कैंडीज बना ली, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग दीज थिंग्स सॉल्ट, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस एटसेट्रा आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। कह रहे हैं कि ये सभी चीज़ बनाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों का किन चीज़ों का बता रहे हैं, सॉल्ट है, नमक का, चीनी का, ऑयल का, क्योंकि कुछ अचार सब मीठे बनाते हैं, चटनियाँ मीठी होती हैं, स्पाइसेस हैं, मसाले जो हैं एटसेट्रा। तो इन सभी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, आर यूज है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव यानी कि हम ऐसे कुछ फूड्स का यूज़ करें जिसकी वजह से हमारे जो फूड्स हैं वो हमारे कैसे हो सकें, बचे रहें, ठीक है। जैसे कि अगर हमने तेल अपना अचार बनाया, अगर हम अचार में ज़्यादा से ज़्यादा तेल डालेंगे तो हमारा जो खाना अचार जो है वो हमारा बचा रहेगा। तो हमारा इसमें प्रिजर्वेटिव क्या हुआ, हमारा ऑयल हुआ, ठीक है, जो हमारे फूड को प्रिजर्व करने में वर्क कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिजर्वेटिव हमारा क्या है इसमें। तो हमारे फूड को जो भी प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में, बचाने में जो भी चीज़ हमारी मदद कर रही है उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, प्रिजर्वेटिव। तो वही कह रहे हैं इसमें, बाई एडिंग प्रिजर्वेटिव, यानी वो चीज़ें जो हमारे फूड को बचाने में हेल्पफुल है। जैसे कि अचार में अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो हमारा अचार क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। पिकल जो भी होंगे हमारे वो सभी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सभी आपको प्रिजर्वेटिव्स की एग्जाम्पल्स दी। फिर कह रहे हैं इन सॉल्टिंग मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन, सॉल्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फूड स्टफ, इन इट फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, सो सॉल्टेड फूड स्टफ लास्ट लॉन्गर। फूड स्टफ लाइक फिश, मीट एंड वेजिटेबल्स आर मिक्स्ड विद सॉल्ट। कह रहे हैं आपने देखा होगा फिश है, मीट है या वेजिटेबल्स है, उसको हम सॉल्ट से मिक्स करके रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा प्रिजर्वेटिव सॉल्ट हो गया, ठीक है। यानी वो सभी चीज़ें जो हमारे खाने को डिस्ट्रॉय होने से बचाएं, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं शुगर इज़ यूज इन मेकिंग जैम्स। कह रहे हैं कि अब जैसे शुगर हम जैम बनाने में, जेलीज, मार्मेलिडीज, सीरप्स, कैंडीज एटसेट्रा बनाने में यूज़ करें, तो हमारा इसमें प्रिजर्वेटिव क्या हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। एंड एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो वही कह रहे हैं एक्ट कैसे कर रहा है ये सारी शुगर हमारा प्रिजर्वेटिव। तो हमारा प्रिजर्वेटिव ये नहीं होगा, क्योंकि ये बनाने के लिए हम जिसका यूज़ करेंगे, यानी इसको बचाने के लिए जिसका हम यूज़ करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिजर्वेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहे हैं ऑयल इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्व, इस पॉइंट में यही बताया गया है। फिर कह रहे हैं ऑयल इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स एंड चटनी। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने एग्जांपल दी थी, कह रहे हैं ऑयल का हम यूज़ करते हैं अपने अचार को और अपनी चटनी को बचाने के लिए, यानी अचार में और चटनी में जितना ऑयल डालेंगे तो हमारा उतना ही ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, प्रिजर्व रहेंगी, यानी ख़राब होने से बची रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल द फूड लूजेज इट्स कंटेंट विद ऑक्सीजन एंड द सेव द प्रिजर्व फूड फ्रॉम डिके। वही बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे, ख़राब होने से बचे रहेंगे। यू कैन नाउ टेल वाई पिकल्स रिमेन्स फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कि अब ये बताइए कि हमारा जो फूड है वो हमारा क्यों प्रिजर्व रहता है, हमारा जो तेल, हमारा जो अचार है, क्यों, क्योंकि हम उसमें सही अमाउंट में क्या देते रहते हैं, ऑयल देते रहते हैं, ठीक है। अगर हम ऑयल नहीं देंगे, यानी उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो हमारा जो क्या कहते हैं पिकल्स होंगे, यानी अचार जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, या जो भी चटनी है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी ख़राब हो जाएगी। तो हमने ये सभी पॉइंट्स देखे थे क्या करने की, अपने खाने को प्रिजर्व करने की। अब नेक्स्ट इसमें एक और है बॉयलिंग। तो बॉयलिंग भी आप जानते हैं कुछ चीज़ें ऐसी जिसको हमें बिना बॉयल करे ना ही खाना ना ही पीना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं जस्ट नहीं, बॉयलिंग किल बैक्टीरिया, सो बॉयलिंग ऑल्सो हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड लाइक मिल्क। तो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा मिल्क जो है, वही जो मैंने पीछे एग्जांपल बताई थी, लिक्विड की एग्जांपल दे रहे हैं। मिल्क हमारा लिक्विड है, लिक्विड यानी जो चीज़ें हम पीते हैं, ठीक है, खाते नहीं है। तो कह रहे हैं कि उसको किसकी ज़रूरत है, बॉयलिंग किल बैक्टीरिया। तो मैंने पीछे में आपको बताया था, बॉयलिंग करने से हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी फंगी जो एल्गी जो प्रेजेंट हैं हमारे फूड्स में, वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और हमें जो भी हार्मफुल यानी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो किल हो जाते हैं, और हम लोग इजीली उसको खा सकते हैं, ठीक है। अगर हमने क्या किया, उसको बॉयल नहीं किया, जल्दी जल्दी में ऐसे पी गए, तो हमें क्या होंगी, ये सारी डिजीजेज जो हमने पीछे स्टडी करी थी अपने 5 बैक्टीरिया से, वो हमें हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे अंदर बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपने खाने को जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। प्रिजर्व करने के लिए हम उस चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं जिससे वो हमारे खाने जो है, हम जो भी फूड ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जिस तरह से भी ले रहे हैं हम अपने फूड्स को, वो हमारे नहीं प्रिजर्व हम कर पाते, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर वो बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं और हमें डिजीजेज हो जाती, ठीक है। तो डिफरेंट बैक्टीरिया हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, 5 टाइप्स के पढ़े थे, जिसमें हमारी डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज थी,
ठीक है। तो इसमें लास्ट है हम बॉइलिंग और देख लेते हैं। बॉइलिंग में क्या कह रहे हैं, बॉइलिंग किल बैक्टीरिया, सो बॉइलिंग ऑल्सो हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड लाइक मिल्क। तो कह रहे हैं बॉइलिंग हमारा क्या हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, यहाँ प्रिजर्वेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि हम अगर बॉयल करेंगे तो हमारा जो मिल्क में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो हार्मफुल है, मतलब हेल्पलेस नहीं है, हार्मफुल हैं, वो हमारे क्या होंगे, किल हो जाएंगी और हम उसको इजीली ड्रिंक कर सकते हैं विदाउट एनी, बिना किसी डर के। ठीक है। बॉइल्ड मिल्क कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर 2 to 3 days और अदरवाइज इट गोज सोर विद इन 8 to 8 आवर। कह रहे हैं बॉइल्ड मिल्क कैन बी प्रिजर्व, यानी जो उबला हुआ जो दूध है उसको हम 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन अगर इट गोज शोर विद इन 8 to 10 आवर, लेकिन अगर हम उसको उबालेंगे नहीं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर खट्टा हो जाएगा और वो हमारा दही में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस जो हमारा बैक्टीरिया हमने पढ़ा था ना, खट्टा होने का मतलब है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस हमारे बैक्टीरिया अकर हो गए, यानी नज़र आने लगे, जिसकी वजह से हमारा जो मिल्क है वो हमारा खट्टा होने लगा और वो किस में कन्वर्ट होने लगा, कर्ड में। ठीक है। फिर कह रहे हैं कुक्ड, इसलिए कह रहे हैं हमें अपने बॉइल्ड मिल्क को बचा कर रख, मतलब बॉयल कर रखना चाहिए, सॉरी मिल्क को बॉयल करके रखना चाहिए। फिर कह रहे हैं कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर सम टाइम बाय स्टोरिंग इट्स प्रॉपरली अवे फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट। कह रहे हैं कुक्ड फूड यानी कुक्ड यानी पका हुआ जो खाना है, बना हुआ जो खाना है, कैन बी प्रिजर्व बाय सम टाइम बाय स्टोरिंग इट प्रॉपरली अवे फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट। कह रहे हैं कि उसको हमें इस तरह से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, यानी संभाल कर रखना चाहिए, ताकि प्रॉपरली अवे फ्रॉम, किससे दूर रखना चाहिए, डस्ट से, यानी डस्ट यानी धूल मिट्टी उसके अंदर हमारे फूड के अंदर नहीं एंटर हो और हमारे इंसेक्ट भी उसके अंदर एंटर नहीं हो। ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमें अपने कुक्ड फूड को इस तरह से भी प्रिजर्व करना चाहिए, किससे, अपने डस्ट से और इंसेक्ट से, यानी ये दोनों चीज़ों को हमें अपने फूड से दूर रखना चाहिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रखना चाहिए। फिर कह रहे हैं फूड मस्ट बी कुक्ड इन प्योर वाटर, अपने खाने को हमें प्योर वाटर में यानी साफ पानी में बनाना चाहिए। इट शुड नॉट बी टच्ड विद डर्टी हैंड्स, कह रहे हैं कि उसको गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए अपने खाने को जो भी हम बना रहे हैं। फूड मस्ट बी स्टोर्ड अंडर बाई हाइजीनिक कंडीशन बाई फॉलोइंग द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन वी कैन चेक द वेस्टेज ऑफ फूड। तो कह रहे हैं कि हमें अपने फूड को, यहाँ पर आपको लास्ट में क्या बताया है कि हम अपने फूड को किस किस तरह से और भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, बाई बॉयलिंग है, बाई रेफ्रिजरेशन है एंड कोल्ड स्टोरेज है, बाई कैनिंग है, बाई पेस्टराइजेशन है, पेस्टराइजेशन मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया था आपको, बाई डिहाइड्रेशन है, रिमूवल ऑफ वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा होता है एक्सेस अमाउंट में, फिर है बाई एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, यानी वो चीज़ें जिससे हमारा खाना ख़राब होने से बचे, उन चीज़ों को ऐड करने से। फिर हमने क्या देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या चीज़ें हमारी बन रही थी। तो कर्ड बनना था, दही बनाने के लिए यूज़ हो रहा था, जिसमें हमारा लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट था, जो हमारा मिल्क को दही बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा था। ठीक है। फिर कह रहे हैं इसकी एक्टिविटी ज़रूर रीड करिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री और केक बनाने में हम ईस्ट का यूज़ कर रहे थे, यानी फंगी का यूज़ कर रहे थे। फिर नेक्स्ट है इसमें मेकिंग ऑफ अल्कोहल, वाइन और बियर बनाने में। फिर है नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी कुछ मेडिसिन बनाने में। और फिर हमने क्या देखे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स देखे थे, 5 टाइप्स थे, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरसेस। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे इसकी। ठीक है। तो एक्सरसाइज में देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए फर्स्ट, देखिए इसमें फर्स्ट है विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव बोथ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमें क्या बताना है इसमें, कह रहे हैं वो किस तरह, कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने क्या पढ़े थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो थे जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे थे, अपनी आंखों के जरिए नहीं देख पा रहे थे। ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो कौन किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमने 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। कैन लिव बोथ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कह रहे हैं कि वो रह सकता है, लिव मतलब रह सकता है, ज़िंदगी अपनी गुजार सकता है, बोथ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस, यानी अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तब भी रह सकता है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तब भी रह सकता है वो। तो कह रहे हैं कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आप बताइए इसमें फंगी है या फिर वायरसेस है या फिर बैक्टीरिया है या फिर नन ऑफ दीज है। तो मैंने आपको पीछे चैप्टर में बताया था कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रह सकता है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। इसमें क्या आ जाएगा हमारा आंसर, सी, कि बैक्टीरिया ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रेजेंस में ऑक्सीजन के और एब्सेंस में दोनों में ही रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट था इसमें देखिए पेनिसिलिन इज, पेनिसिलिन बता रहे हैं, पेनिसिलिन हमने क्या बताई थी, एंटीबायोटिक मेडिसिन थी। ठीक है। जो हमें डॉक्टर लोग देते हैं। तो पेनिसिलिन इस कह रहे हैं कि क्या है, ये एंटीपायरेटिक है,
एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है या फिर पेस्टिसाइड है? तो जल्दी से बताइए, पेनिसिलिन हमने क्या पढ़ाई थी, क्या थी? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या थे? हमारे मेडिसिन थे, ठीक है, जिससे हमारे जो बॉडी के अंदर क्या हो रही थी, डिजीजेज हो रही थी, उनको वो किल करने में या फिर ख़त्म करने में, ठीक है, हेल्पफुल थे बहुत ज़्यादा। थर्ड देखिए, इसमें थर्ड है डायप्थीरिया इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, कह रहे हैं ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें डायप्थीरिया हो जाता है, या फिर वायरसेस की वजह से होता है, या फिर फंगी की वजह से होता है, या फिर मॉस्किटोज़ की वजह से होता है। तो हमने डायप्थीरिया देखी, बैक्टीरिया जहाँ हमने पढ़ा था वहाँ पे देखा था एग्जाम्पल में कि बैक्टीरिया की वजह से हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो रही थी। तो उसमें हमारा क्या था, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया देखेंगे, जहाँ हमें देखा था बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया हमने फर्स्ट में पढ़ा था, है ना। देखिए बैक्टीरिया की मैं एग्जांपल देखिए, कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेयर टेंस एंड टाइफाइड और डायप्थीरिया। तो ये क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, देखिए उनमें से हमारा जो एक ऑप्शन है इसमें वो क्या है, डायप्थीरिया इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में हमारी, अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो रहे थे तो हमें कौन सी डिजीज़ हो रही थी, डायप्थीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। अब इसमें पूछा गया है कि वायरस की वजह से वो कौन सी डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती है। तो बताइए, स्किन डिजीज़ है, या फिर पोलियो है, या फिर टेटनस है, या फिर नन ऑफ दी। तो अब हम इसमें कहाँ देखेंगे, वायरसेस में देखेंगे, यहाँ देखी थी हमने, देखिए वायरसेस में एग्जाम्पल देखिए जो डिजीज़ हो रही थी, देखिए यहाँ पर है, इन एनिमल्स एंड ह्यूमन दे में कॉज डिजीजेज सच एज एविन फ्लू, पोलियो एंड स्वाइन फ्लू। तो इन तीनों में से देखिए कौन से एग्जाम्पल है, ना इसमें एविन फ्लू, ना इसमें स्वाइन फ्लू, इसमें क्या है, पोलियो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है फंगी अकर। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है फंगी किसमें होती है, इन वाटर ओनली या ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि फंगी जो है वो सिर्फ पानी में होती है, या फिर हर जगह पाई जाती है, या सिर्फ खानों पर होती है, या फिर इनसाइड ह्यूमंस ओनली। तो देखिए वाटर में भी होती है, वो फूड के अंदर भी होती है, और इनसाइड ह्यूमन के अंदर नहीं, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो हम इसमें क्या बताइए, क्या टिक हो सकता है, वाटर में, हाँ वाटर में प्रेजेंट होती है, हमारे क्या कहते हैं, फूड में, देखिए फूड में प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, फूड में भी होती है। और ये देखिए कि इसमें कह रहे हैं इनसाइड ह्यूमन ओनली, यानी यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है, नहीं। तो फंगी जो है हमारी वो किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ फूड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो वाटर में प्रेजेंट होती है वो हमारी होती है एल्गी, जो हमने बताई थी आपको, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक, जो हमारी एल्गी है, जो हमारे एक्वेटिक पार्ट्स में प्रेजेंट थी, यानी वाटरी पार्ट्स में प्रेजेंट थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें 6 है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। इसमें हमसे पूछा गया है कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है, एंथामीबा हिस्टोलिटिका, या फिर गियार्डिया, या फिर प्लाज्मोडियम विविक्स, या फिर पेनिसिलिन। तो अब हम इसमें देखते हैं 6 में हमारा क्या है। देखिए मलेरिया हमने इसमें पढ़ा हो, हमने देखा था प्लाज्मोडियम विविक्स। अब देखिए इसमें आप लोग जब रिवाइज करेंगे तो इसमें कहीं मिलेगा आपको, हमने आपको बताया था मलेरिया में देखेंगे, देखिए चैप्टर को रीड करेंगे तो हमें ये चीज़ें इसमें दोबारा से मिलेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम विविक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 पार्ट है इसमें, कट कंटेन्स आ बैक्टीरियम कॉलिड। कह रहे हैं कि कॉल्ड, कह रहे हैं कट जो है, कट हमने क्या बताया था, दही। कह रहे हैं दही क्या कंटेन कर रहा था, एक बैक्टीरिया का प्रोडक्ट कंटेन कर रहा था, यानी कट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था। तो उस बैक्टीरिया का हमसे नाम पूछा गया, लैक्टोबैसिलस था, या फिर बेसिली था, या स्पाइरल था, या फिर नन ऑफ दिस। अच्छा, तो लैक्टोबैसिल, देखिए बेसिली जो हमने पढ़ा था, स्पाइरल जो पढ़े थे वो हमने क्या पढ़े थे, वो हमने बैक्टीरिया के शेप पढ़े थे, है ना। हमने आपको बैक्टीरिया के 4-5 शेप पढ़ाए थे, जो सॉरी उनके पार्ट्स पढ़े थे। तो वो उनके जो पार्ट्स थे वो किस पर डिपेंड थे, उनकी शेप्स पर डिपेंड थे, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा। हमने क्या बताया था कि बैक्टीरिया, देखिए यहाँ हमने देखिए थे ना, स्पाइरिलियम और बैसिलस बेसिली। तो हम इसमें क्या पूछा गया कि कर्ड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो कौन सा है, हमारा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। हमने लास्ट तक बताया था कि हमारे कर्ड में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो किस में हेल्प करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज टू प्रिजर्व फूड। इसमें पूछा गया वो कौन सा मेथड है जो प्रिजर्व फूड करने में यूज़ नहीं करते, नॉट यूज़ यानी यूज़ नहीं करते। फर्मेंटेशन है, बॉइलिंग है, कैनिंग है, या फिर ड्राइंग है। तो हमें देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के हमने बहुत से मेथड्स पढ़े थे। रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज है, इसमें हमसे पूछा गया कैनिंग, बॉइलिंग, ड्राइंग। तो देखिए ड्राइंग भी है, कैनिंग भी है, और हमने इसमें बॉइलिंग। तो यानी फर्मेंटेशन जो है हमारा, वो जो प्रोसेस है वो हमारा फूड
प्रिजर्व करने में यूज़ नहीं होता। देखिए हमने फर्मेंटेशन का क्या प्रोसेस बताया था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, यानी शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से, यानी माइक्रोब्स के उससे, जैसे कि हमारा यीस्ट है, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ये हमारा फर्मेंटेशन था। तो हमारा फर्मेंटेशन का यूज़ नहीं करते हैं हम किस में, अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए। किस किस का यूज़ करते हैं हम, बॉइलिंग के लिए, यानी कुछ ऐसे फूड्स या वेजिटेबल्स होते हैं जिसको हम वाटर होते हैं या मिल्क है जैसे, उसको हम बॉयल करके लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैनिंग था और फिर ड्राइंग, ठीक है। और यहाँ पर हमारे नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए, अ डैश इज़ यूज टू स्टडी माइक्रोब्स। इसमें पूछा गया है कि हम किसका यूज़ करते हैं, किसके लिए, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यानी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं। तो हमने बताया था स्टडी ऑफ माइक्रोब्स को क्या था, माइक्रोलॉजी, स्टार्टिंग में ही था। माइक्रोबायोलॉजी, देखिए द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें आपको लिखना है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, विब्रियो इज डैश शेप्ड बैक्टीरिया। हमें विब्रियो का शेप बताना है। तो विब्रियो का कैसा शेप था, कॉमा शेप था, है ना। बैक्टीरिया के आपको पार्ट्स बता रहे हैं ये। विब्रियो देखिए यहाँ पे, देखिए विब्रियो इफ कॉमा शेप है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें सिर्फ कॉमा बताना है क्योंकि शेप इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विब्रियो किस शेप का, कॉमा शेप का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। हमें बताना है कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है। तो अभी हमने देखिए जस्ट एक किया था, मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम विविक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम विविक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय हाउस होल्ड। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है, हमें डिजीज़ की एग्जाम्पल दी है यहाँ पे, जो किससे होती है, हाउस होल्ड, यानी कि हमने आपको बहुत सी एग्जाम्पल्स पढ़ाई थी। देखिए यहाँ पे जैसे कि मलेरिया है, कॉलरा है, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, डायफ्थीरिया है। तो ठीक है, तो हमें बतानी जो हाउस होल्ड की वजह से स्प्रेड हो जाती है यानी फैल जाती है, वो कौन सी डिजीज़ है। तो वो हमारी है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं। टीबी, ट्यूबर और बी से ट्यूबर और क्लोसिस, टी से ट्यूब, बी से बर क्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश आर केमिकल दैट इनहिबिटेड माइक्रोबियल ग्रोथ। हमें इसमें केमिकल का नाम बताना है, ठीक है, जो इनहिबिटेड है माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल हमने क्या बताए थे, माइक्रोब्स, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम, तो वो कौन सा केमिकल है, वो हमारा केमिकल है एंटीबायोटिक, जो हमारे मेडिसिन था, है ना, मेडिसिन बनाने में यूज़ कर रहे थे। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गए, टिक द करेक्ट कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल टू अस। कह रहे हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी जो हैं वो यूज़फुल है हमारे लिए, नहीं, क्योंकि कुछ उसमें से हार्मफुल भी है, ठीक है, जिससे हमें क्या हो रही थी, डिजीजेज हो रही थी, जैसे कि बैक्टीरिया, मलेरिया हमने पढ़ा है अभी, प्लाज्मोडियम, सॉरी बैक्टीरिया से देखा था हमने, और वायरसेस से देखा था, वायरसेस से बहुत सी डिजीज़ हो रही थी, जैसे पोलियो है, हमने देखी यहाँ पे भी पढ़ा था, यहाँ पे हमने देखा था कि वायरस की वजह से पोलियो हो रहा है, और भी स्वाइन फ्लू था, बहुत सी ऐसी वायरल डिजीजेज थी। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि जितने भी ऑल माइक्रो, अगर सम कहते हैं हमसे तो हम ठीक कह सकते थे, राइट, लेकिन इसमें हमसे क्या कहा गया है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आर यूज़फुल टू अस। कह रहे हैं कि वो हमारे लिए यूज़फुल है, यानी इस्तेमाल में लेने वाली चीज़ है। तो कह रहे हैं नहीं, रॉन्ग, क्योंकि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़फुल हमारे लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखिए सेकंड वन, बैसिलस टाइप बैक्टीरिया इज रॉड शेप। कह रहे हैं बैसिलस टाइप बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप का होता है। तो हमने देखिए बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़े थे, बैसिलस इज इफ़ दे आर रॉड शेप, ठीक है। और कोकस कैसा था, अगर वो स्फेरिकल का था, और विब्रियो कैसा था, अगर वो कॉमा शेप का था, और स्पाइरेलियम कैसा था, अगर वो स्पाइरल शेप। तो ये आपको शेप्स के बेस पर उनकी जो नेमिंग थी वो हमने किसकी बेसिस पर करी थी, शेप्स के बेस पर करी थी। तो बैसिलस जो है वो बैक्टीरियम जो है, बैसिलस जो बैक्टीरिया है
यानी बैक्टीरिया का जो पार्ट है बैसिलस वो कैसे शेप का है, रॉड शेप का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें ट्रू फॉल्स करना है, तो हम राइट रॉन्ग में ट्री और एफ बनाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट में क्या बनाएंगे, एफ, और नेक्स्ट में क्या बनाएंगे हम, टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इज़ यूज इन फाइबर इंडस्ट्री, कह रहे हैं ईस्ट का हम यूज़ कर रहे थे फाइबर इंडस्ट्री में। नो, ईस्ट का यूज़ हम किस में कर रहे थे, हमने बहुत से यूजेस पढ़े थे ईस्ट के। देखिए, बेकिंग इंडस्ट्रीज़, फाइबर इंडस्ट्रीज नहीं, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, रॉन्ग, यानी फॉल्स। तो फॉल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन, कह रहे हैं लैक्टोबैसिलस जो हमें बताया गया था बैक्टीरिया, वो हमारा मिल्क प्रोडक्शन में यूज़फुल था, ट्रू। हेल्प कर रहा था यानी मदद कर रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है, लास्ट हमारी ट्रू फॉल्स। फिफ्थ है, पेनिसिलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। इसमें हमसे पूछा गया है पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम, अच्छा पेनिसिलिन कह रहे हैं कि वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। तो पेनिसिलिन जो है हमने क्या लिखी थी, पेनिसिलिन हमारी क्या थी, मेडिसिन थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अच्छा, देख लेते हैं हम एक बार इसको। देखिए, हमने इसमें पढ़ाया था आपको, देखिए चैप्टर को जब दोबारा से रीड करेंगे ना, तो हमें ये सभी जो एक्सरसाइज हमने करवाई हैं वो इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या है हमारा, किससे हमारा वो हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है हमारे बैक्टीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया हु एम आई, यानी हमें इसमें ये बताना है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है, आई कॉज डिजीज़ इन ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं कि यहाँ पे कि मैं आई कॉज डिजीज़ इन, और यानी कि मैं जो है ऑर्गेनिज्म में क्या करता हूँ, डिजीजेस करता हूँ। तो हमने क्या पढ़े थे, वो क्या थे हमारे बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, आई एम अ यूनिसेलुलर फंगस, हम इसमें कहा गया है कि मैं जो हूँ वो क्या हूँ, एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर यानी सेल, यानी कि एक सेल से बना हुआ फंगस हूँ। तो हमें वो नाम बताना है जो सिंगल सेल से बना है। तो वो हमने क्या देखा था, इस देखा था, यानी ये किससे बना हुआ था, यूनिसेलुलर, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम द फर्स्ट एंटीबायोटिक एवर मेड, कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक हूँ। तो देखिए वही आ जाएगा जो अभी हमने यहाँ टिक किया था, प्लाज्मोडियम विवेक, जो किस में यूज़ कर रहा था, मलेरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्लाज्मोडियम, PLASMOD, थोड़ा सा पीछे लिखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है ये, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम हो गया यहाँ पर, यहाँ आप लिखेंगे बस, ठीक है। यहाँ से आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रही हो। नेक्स्ट है, आई एम ए इंसेक्ट कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग मलेरिया, कह रहे हैं कि मैं एक इंसेक्ट हूँ जिससे क्या होता है, स्प्रेडिंग यानी क्या चीज़ फैलती है, मलेरिया फैलती है। तो हमें एक इंसेक्ट का नाम बताना है। तो हमने पढ़ा हो, आपने सुना, इस चैप्टर में मैंने बताया था कि मलेरिया की वजह से वो, सॉरी किसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, तो वो कौन सा इंसेक्ट है, मॉस्कीटो। इसलिए हमसे कहते हैं कि हमें मॉस्कीटो से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें उससे क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें हम लोग के 14 क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाई आर दे कॉल्ड सो। अब हमें इसमें पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। हमें इसमें क्या बताना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होते हैं, और वाई आर दे कॉल्ड सो, और उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहा गया। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको इसमें समझिए भी, इसकी आपको फ़ोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में जब भी वीडियो पहुंचेगी सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आंसर 1 देखिए इसमें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने क्या बताए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपनी आँखों के ज़रिए नहीं देख सकते। किसकी हेल्प से देखेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। तो क्यों देखेंगे, हमसे रीज़न पूछा गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहा गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं
वाई आर दे कॉल्ड सो, यानी ऐसा उन्हें क्यों कह रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कह रहे हैं, माइक्रोब्स इसलिए, माइक्रोब्स भी हमारे सेम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा साइज़ में स्मॉल हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से यानी अपनी आंखों से क्लियरली कि हम उनको देख ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो हमने वही रीज़न लिखा है इसमें। देखिए, ऑर्गेनिज्म विच आर जनरली नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइज, वो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी विजिबल यानी देखना, विद द नेक्ड आइज यानी अपनी आंखों से हम उसको नॉट यानी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बट वी कैन सी, यहाँ पे वी करिएगा, बट वी कैन सी, ठीक है, बट वी कैन सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं लेकिन हम उसको कैसे, ऐसा नहीं कि वो देख ही नहीं सकते, दिखेंगे नहीं, है उसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, जिसको हम क्या नाम दिया हमने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अब हमें रीज़न बताना है, तो हम रीज़न क्या बताएंगे, ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इनका जो स्मॉल साइज़ है इसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं भी क्लियर आपको समझा देती हूँ, कुछ आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, कुछ आंसर्स मैं आप लोग को बुक में टिक करवा दूँगी। तो आंसर नंबर 1 हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमें इसमें क्या बताने हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पर देखेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी उसमें क्या ऐसी खास बात है। उसमें ये ऐसी खास बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दे कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 2। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यानी स्पेशल उसकी खास बात बतानी थी, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो हमने क्या खास बात बताई है उसकी, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ उसमें है नहीं। तो क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम माइक्रोस्कोप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दे कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 मेजर ग्रुप्स यानी 5 ग्रुप्स पूछे गए। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपको याद हो 5 पार्ट्स पढ़ाए थे, क्या क्या थे वो, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, वायरसेस। ठीक है, ये सब जो थे। तो हमें इसमें क्या बताना है, हम क्या लिखेंगे, देखिए पेज नंबर आइए, स्टार्टिंग जो हमने की थी चैप्टर की, यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ से देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 5 मेन टाइप्स विच आर एज फॉलोज, बैक्टीरिया, एल्गी, आपको इस तरह से नहीं ऐसे लिखना है। ठीक है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस। तो आपको यहाँ से लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 5 मेन टाइप्स आर एज फॉलोज। ठीक है, ये हेडिंग लिखने के बाद फिर आप 1 पॉइंट डालेंगे बैक्टीरिया, नीचे डालेंगे 2 एल्गी, 3 नीचे डालेंगे फंगी, 4 पर प्रोटोजोआ और 5 पर वायरसेस। तो आपको इस तरह से नहीं, इसको वर्टिकली लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर 3 लिखिए ज़रूर यहाँ पर, आंसर नंबर 3। और देखिए आंसर नंबर 3 हमारा किस पेज नंबर पर है, 19 पेज नंबर पर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के सामने क्या लिखते हैं, 19 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये क्लियर रहेगा कि हमारा जो ये आंसर है वो किस पेज पर नंबर पर है, पेज नंबर 19। ठीक है, तो आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है वो हमें क्या बताना है, साइज़ बताना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज़ डिस्कवर ही नहीं हो पाया था। लेवेनहॉक जो थे हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए थे, उन्होंने इसको डिस्कवर नहीं कर पाए थे। क्यों, क्योंकि उसका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा कैसा था, स्मॉल था। ठीक है, तो इसका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था। तो हम इसमें क्या रीज़न लिखेंगे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आप सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, यहाँ पे लिखा है ना, दीज कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट दीज वर नॉट डिस्कवर्ड अंटिल 1676।
फिर आप ये लिखेंगे एंटोनी वॉन लेवनहूक ऑब्जर्व देम विद द हेल्प ऑफ न्यूली इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, यानी इन्होंने किससे उसको इन्वेंट किया था, माइक्रोस्कोप से। तो यहाँ 30 से लेकर यहाँ तक जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये कौन सा आंसर है हमारा, आंसर नंबर कौन सा आंसर है 4, ठीक है, यानी ये हमारा आंसर 4 हो गया। क्या मतलब हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइज था वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, वो किससे, क्योंकि देखते थे माइक्रोस्कोप से वो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज में था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दीज कैन बी ऑब्जर्व विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली, यानी उसको हम किससे ऑब्जर्व कर पाए, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर पाए थे। दिस इज द रीज़न दैट दीज वर नॉट डिस्कवर अंटिल 1675, यानी कि ये इसका रीज़न था जो हम 1675 तक जो डिस्कवर नहीं हो पाया था। फिर कह रहे हैं एंटी वॉन लेवनहूक जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया था देम विद द हेल्प ऑफ न्यूली इन्वेंटेड, किससे, माइक्रोस्कोप से, ठीक है, उन्हें माइक्रोस्कोप से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए थे। तो ये देखिए आंसर नंबर 4 है हमारा 8 पेज नंबर पर। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। क्यों लिख रही है, ताकि हमें ढूंढने में क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 18 पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं व्हाट आर बैक्टीरिया, इसमें हमें क्या बताना है, हमारे बैक्टीरिया क्या है, और स्टेट 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, यानी हमें 3 हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं किसके, बैक्टीरिया के, यानी ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि हमारे बैक्टीरिया क्या हैं। तो बैक्टीरिया देखने के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने बैक्टीरिया किस पेज में नंबर पर पढ़े थे, बैक्टीरिया जहाँ हमने देखे थे वो देखिए ये रहा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है कि बैक्टीरिया क्या है। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि बैक्टीरिया क्या है, यानी बैक्टीरिया को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ देखेंगे, दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये क्या है, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली सिंगल सेल टेनी ऑर्गेनिज्म बट दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस। हमने क्या बताया था कि बैक्टीरिया जो थे हमारे वो बहुत ज़्यादा मतलब सिंगल सेल से मिलकर बने हुए थे, लेकिन जब वो हमें जहाँ भी मिलते थे वो टुगेदर यानी एक साथ मिलते थे ग्रुप में। किसके साथ में, बैक्टीरिया का ग्रुप होता था, तो उसमें वो कॉलोनीज के हिसाब से हमें साथ में मिलते थे, ठीक है, टुगेदर यानी साथ में। लेकिन जो बने हुए थे वो टिनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे से सिंगल ऑर्गेनिज्म के बने हुए थे, ठीक है। क्या चीज़, हमारे बैक्टीरिया। फिर कह रहे हैं, फिर आप देखिए कहाँ से टिक लगाएंगे, और क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, व्हाट आर बैक्टीरिया स्टेट 3 हार्मफुल इफेक्ट। अच्छा, हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं, तो इसमें हार्मफुल इफेक्ट देखिए, यानी कि इसके इफेक्ट क्या हैं, यानी इसके नुकसान क्या। तो देखिए यहाँ से टिक करिएगा आप लोग, दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस, they mostly single cell tiny organisms but they live together in colonies of millions। देखिए मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस, यानी जो नुकसान नहीं कर रहे थे, बट सम कुड ऑल्सो भी हार्मफुल दैट। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे क्या हार्मफुल उसमें पूछा गया है कि क्या नुकसान कर रहे थे। तो हमें क्या नुकसान हो रहा था, डिजीजेस थी, जैसे कि कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, प्लेटेंस है, टाइफाइड, डायथीरिया। तो यहाँ आपको यहाँ से लेकर ये आंसर यहाँ तक टिक करना है। अच्छा, ये कौन सा आंसर था हमारा, आंसर नंबर 5 था शायद, कहाँ से है, दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस, दे आर मोस्टली सिंगल सेल टिनी ऑर्गेनिज्म बट दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस, मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस बट सम कुड ऑल्सो भी हार्मफुल दैट कॉजेज डिजीज सच एज कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेटन। आप ऐसा कर सकते हैं, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस के बाद एटसेट्रा लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है, प्लेटन्स एंड टाइफाइड, डायथीरिया। तो ये हमारे क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया क्या है, हमारे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पाए जाते हैं, ऑल अराउंड अस, यानी कहीं भी हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कह रहे हैं दे आर मोस्टली, यानी सिंगल सेल से बने हुए, लेकिन ये कॉलोनीज के हिसाब से एक साथ रहते हैं। हम इनसे बताया था कि हार्मलेस भी, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नुकसान नहीं करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानमंद हैं हम लोग के लिए। तो वो उनसे क्या नुकसान हो सकता है, डिजीज़ होती हैं, जो कि हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बता दी। तो हमारा आंसर नंबर 5 दे से लेकर डायथीरिया तक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर नंबर 5। अच्छा, किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम क्या लिखेंगे, 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 6 है, व्हाट आर फंगी। हमसे पूछा गया फंगी क्या है, वाई आर दे फाउंड, सॉरी वेयर आर दे फाउंड, और हमसे पूछा गया कि फंगी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए फंगी हमने कहाँ पढ़ी थी,
पेज नंबर 20। तो सबसे पहले यहाँ 20 लिखे हम, पेज नंबर 20। इससे आपको क्या होगा, ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, फंगी देखिए, तो फंगी सबसे पहले पूछा गया हमसे व्हाट आर फंगी और वेयर आर दे फाउंड। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या बताना है कि फंगी क्या है हमारे। तो देखिए यहाँ से टिक करिएगा इसको। फंगी आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, ये ग्रीन कलर में प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि हमने एल्गी जो पढ़ी थी इसके पीछे वो हमारी क्या थी, ग्रीन कलर का पिगमेंट था जो वाटरी जगह प्रेजेंट था। अच्छा ठीक है, ये हो गया। फंगी या नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म विद बॉडीज, यानी उसकी जो बॉडी होती है वो नॉन ग्रीन यानी ग्रीन कलर में नहीं होती है। फिर कह रहे हैं यूजली मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। दे लैक क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल लैक यानी नहीं है, कमी है। लैक मतलब कहते हैं कमी। कह रहे हैं फंगी में क्लोरोफिल की कमी है जिसकी वजह से उसमें सो कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, यानी फंगी में कोई भी तरह का फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं दे मे बी यूनिसेलुलर। और देखिए इसको हमें डिफाइन अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि हमसे सिंपल पूछा गया व्हाट इज़ फंगी। तो हमें फंगी पूरा बताना पड़ेगा डिटेल में कि फंगी है क्या। तो हमने क्या बताया, फंगी आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म विद बॉडीज, यानी बॉडी जो होती है उसकी नॉन ग्रीन कलर की है। यूजली मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, थ्रेड लाइक है यानी धागे की तरह है। फिर दे लैक क्लोरोफिल एंड सो कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कह रहे हैं उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। एंड सो कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती है। फिर कह रहे हैं दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर मे बी यानी कुछ भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड आर फाउंड इन, हमसे पूछा गया कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एंड आर फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, गर्म और कैसी किसी भी जगह पर ये प्रेजेंट हो सकती है। तो ये यहाँ तक हमारा आंसर नंबर कौन सा है, 6 है हमारा शायद। तो ये हमारा आंसर नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फंगी आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म विद बॉडीज यूजली मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फंगी कैसी है, नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है बॉडी उसकी, और जो किससे बनी हुई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसका यानी धागे की तरह की स्ट्रक्चर है। दे लाइक क्लोरोफिल एंड सो कैन नॉट, कैरे क्लोरोफिल की उसमें कमी होती है। एंड सो कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, कह रहे हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। एंड आर फाउंड इन, और कहाँ पाए जाते हैं, वार्म में और मॉइस्ट प्लेसेस में। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन हाउ फंगी आर हार्मफुल और हेल्पफुल बाय कंसिडरिंग सम ऑफ देयर एक्टिविटीज़। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि फंगी जो है वो हमें एक्सप्लेन करिए कि हाउ, कहाँ गया क्वेश्चन, हाउ फंगी आर हार्मफुल, यानी अगर फंगी हार्मफुल है तो वो किस तरह से और हेल्पफुल है तो वो किस तरह से। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर नंबर 7, आंसर नंबर मैं इसको क्लियर कर देती हूँ आपको डिस्क्राइब करके। ठीक है, 7 है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंगी आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बॉडी। इट इज़ यूज, कह रहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में फंगी जो है वो बेनिफिशियल है यानी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। क्यों, क्योंकि इट इज़ यूज इन मेडिसिन, क्योंकि हमने क्या पढ़े थे, फंगी जो थे वो हमारे मेडिसिन बनाने में यूज़ हो रहे थे। इंडस्ट्री में एज अ फूड, इन फूड प्रिपरेशन एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर। तो हमने ये क्या देखा, ये हमने फंगी के यूजेस देखे, यानी इसके हमने क्या देखे हैं, इसमें हमसे 2 चीज़ें पूछी गई, हार्मफुल और हेल्पफुल। तो ये हमारी हो गए हेल्पफुल। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये हार्मफुल भी हैं, तो हम देखेंगे नेक्स्ट फंगी आर ऑल्सो हार्मफुल टू दी ह्यूमन बींग्स इन वेरियस वेज। कह रहे हैं फंगी जो है वो हार्मफुल भी है यानी नुकसानमंद भी है ह्यूमन बींग्स के लिए, वेरियस वेज यानी कई तरह से। जैसे कि दे मे कॉज डिजीज़, जिसकी वजह से कह रहे डिजीजेज हो जाती हैं, कॉज डिजीजेज लिखिएगा, दे में कॉज डिजीजेज ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स में डिजीजेज हो जाती हैं और ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में किसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है, फंगी। तो हमने यहाँ पे उसके लिए क्या देखिए, हार्मफुल यानी फंगी हार्मफुल कैसे हैं, तो हार्मफुल ऐसे हैं कि फंगी की वजह से क्या हो जाती हैं, डिजीजेज हो जाती हैं, किसमें, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हेल्पफुल क्यों है वो, क्योंकि वो मेडिसिन बनाने में, इंडस्ट्रीज़ में, एज अ फूड और फ्रूट प्रिपरेशन में और एग्रीकल्चर में क्या करती हैं, हेल्पफुल है, यानी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 7। अच्छा, आंसर नंबर 1 2 7, तो ये टिक कर लिए, ये आपको मैं इसकी सेंड करूँगी आंसर, इसका आंसर नंबर 1 और कौन सा था, आंसर नंबर 2
ठीक है, और आंसर नंबर 7। ठीक है, ये मैं सभी आपको पेज नंबर लिखवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फंगी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमसे पूछा गया था कि फंगी हार्मफुल किस तरह से हैं, नुकसानमंद कैसे हैं और हम उसको इस्तेमाल में कैसे लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 7 बचे हैं। देखिए 8 क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर वायरसेस। इसमें पूछा गया वायरसेस क्या हैं, गिव एनी 3 वायरल डिजीज कॉज्ड इन ह्यूमंस। तो हमें वायरल डिजीज बतानी है 3। तो सबसे पहले वायरसेस देखेंगे किस पेज नंबर पर है, वायरसेस 20। वायरसेस देखिए क्या हम लिखेंगे वायरसेस में, यानी इसमें हमसे पूछा गया है कि वायरसेस जो हैं वो क्या हैं और उनकी 3 डिजीजेस बताइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, 8। आंसर नंबर हमारा है ये 8। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम, इनसे क्या पूछा गया है कि वायरसेस जो हैं वो क्या है हमारी, मतलब वायरसेस जो हैं वो क्या है। तो हमें सबसे पहले बताना होगा वायरस क्या है। तो वायरस हमने क्या बताए थे, देखिए यहाँ से करिएगा, यहाँ से कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ से लिखिएगा। वायरसेस कैन ओनली बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। कह रहे हैं कि वायरसेस को कह रहे हैं कि हम एक स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप से देखते हैं। वायरसेस कैन ओनली बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप, जिसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं एज दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी साइज में कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप है जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे वायरसेस। फिर हमें क्या बताना था, अच्छा ये और लिखिएगा, दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रक्चर, यानी उसका कोई पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ लिखने के बाद देखिए यहाँ मैंने कहाँ से बताया, वायरसेस कैन ओनली बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। नेक्स्ट इसमें दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर, यानी आपको वायरसेस से लेकर स्ट्रक्चर तक लिखना है। और फिर हमें इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देनी थी, तो हमें क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखिएगा फिर, इन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स दे मे कॉज डिजीज सच एज एवियन फ्लू, पोलियो और स्वाइन फ्लू। में 3 एग्जाम्पल्स देनी थी, तो ये हमारी 3 एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हमें यहाँ तक आंसर लिखना है फर्स्ट, फिर हमें ये रहे उसमें ही ज्वाइन कर दिएगा आप, या फिर पैरा चेंज करके कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर 8। क्या हो जाएगा हमारा आंसर कंप्लीट, देखिए वायरसेस कैन ओनली बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि वो बैक्टीरिया से कैसे थे, साइज में स्मॉल थे। दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर, उसका कोई पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ से यहाँ कंप्लीट होने के बाद ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ से मैंने टिक लगा दिया है, यहाँ से यहाँ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है इसमें फिर कह रहे हैं इन एनिमल्स हमसे, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स भी पूछी गई हैं वायरसेस से जो डिजीजेज होती है, तो क्या लिखेंगे हम, इन एनिमल्स एंड ह्यूमन। ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस में ही वायरसेस की वजह से डिजीज होती है, हमें एनिमल्स में भी हमारी डिजीजेज हो सकती हैं, किसकी वजह से, वायरसेस की वजह से। तो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे में कॉज डिजीजेज सच एज एवियन फ्लू, पोलियो और स्वाइन फ्लू। तो यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पर ऐड और करना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 8 कंप्लीट हुआ है। अच्छे से बता दिया है मैंने आंसर नंबर 8 आपको कैसे, और 2 पैराग्राफ में है, आपको उसको कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर प्रोटोजोआ, गिव एनी 2 एग्जाम्पल। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें प्रोटोजोआ बताना है जिसकी 2 एग्जाम्पल्स भी बतानी है। तो सब प्रोटोजोआ देखेंगे कहाँ है, प्रोटोजोआ हमारा पेज नंबर 20 पर है, पेज नंबर 20। तो देखिए प्रोटोजोआ हमारे क्या है, दीज आर आंसर नंबर 9। ठीक है, यहाँ से देखेंगे दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज और स्कोपिक ऑर्गेनिज सिमिलर टू एनिमल्स दैट कैन मूव अबाउट टू कैप्चर फूड। कह रहे हैं कि ये एनिमल्स की तरह ही हैं, क्यों, क्योंकि ये भी अपना फूड लेने के लिए मूव करते हैं।
जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, यानी वो नेचर में कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक क्या है, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी प्लांट्स पर और एनिमल्स पर, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो प्रोटोजोआ जो हमारे वो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है, यानी एक सेल से बने हुए माइक्रोस्कोप हैं। अच्छा, एक सेल से बने हैं लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सेल का साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। हम सेल्स को, ये हमारे सभी जो ऑर्गेनिज्म सभी सेल से ही मिलकर बने हुए हैं नॉर्मली, तो हम फिर भी नहीं देख सकते, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर। ऐसा नहीं कि मल्टी सेलुलर होंगे तभी हम उसको अपनी आंखों के जरिए नहीं देख सकते, वो यूनिसेलुलर होंगे तब भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि एक सेल, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से, यूनि मतलब एक, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, तो एक सेल जो भी है हम उसका साइज़ भी मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेल का साइज़ भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक, दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू एनिमल्स दैट कैन मूव अबाउट, कैप्चर फूड, यानी फूड लेने के लिए मूव करते हैं ये, एंड आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, और जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो है किस नेचर में है, हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है। फिर हम बताएंगे और लिखिएगा दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर, यानी ये प्रोटोजोआ जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, एक्वा, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये होने के बाद और हमसे क्या पूछा गया इसमें, ये हमारा क्या हो गया, प्रोटोजोआ हमने डिफाइन किया। फिर इसमें कह रहे हैं गिव एनी टू एग्जाम्पल, फिर लिखेंगे, देखिए यहाँ तक होने के बाद नेचर, these are unicellular microscopic organisms similar to animals that can move about to capture food and are heterotrophic in nature, they are mostly aquatic in nature, ठीक है। यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें एग्जाम्पल्स लिखनी है, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। सम ऑफ द अदर कॉमन एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा, ठीक है। इसमें से अदर काट दिएगा। सम ऑफ दी कॉमन एग्जाम्पल्स आर, ठीक है, ये लिखिएगा, ठीक। सम ऑफ दी कॉमन एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा। इसमें हम क्या करेंगे, अदर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, अदर नहीं लिखेंगे हम। तो अब हमारा देखिए आंसर क्या हो गया इसमें, दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू एनिमल्स, कह रहे हैं कि ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सिमिलर एनिमल्स की तरह, जैसे कि एनिमल्स जो है अपना खाना लेने के लिए मूव करते हैं, जिनको हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं नेचर में, इसी तरह से हमारे प्रोटोजोआ भी जो हैं वो अपना खाना लेने के लिए मूव करते हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे फंगी जितने बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, कह रहे हैं ये भी मूव करते हैं, क्यों, कैप्चर फूड, यानी फूड को लेने के लिए, जिसकी वजह से हमने उनको क्या कहा गया है, हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर, और ये ज़्यादातर कहाँ, मोस्टली यानी ज़्यादातर जो पाए, ऐसा नहीं कि एक्वेटिक ही हैं, ये मोस्टली कह रहे हैं, यानी ज़्यादातर जो ये पाए जाते हैं वो एक्वा रीजन में पाए जाते हैं, यानी वाटरी रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ कंप्लीट होने के बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको पैरा चेंज नहीं करना है, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सम ऑफ दी कॉमन अदर, इसमें क्रॉस करना है, सम ऑफ दी कॉमन एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 7 कंप्लीट। अब आंसर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन यीस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड प्रोडक्ट। हमें बताना है कि वो कौन सी गैस है जब हम यीस्ट का यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, ब्रेड के प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो वो हमारी कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है। तो आंसर नंबर 10 देखिए यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड व्हेन यीस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड प्रोडक्ट। गैस का सिर्फ हमें इसमें नेम बताना है, ठीक है। तो ये हमारा इस लाइन का आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारी रिलीज होती है कब, जब हम ईस्ट से ईस्ट को यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, ब्रेड के प्रोडक्ट, यानी ब्रेड बनाने के लिए जो ईस्ट का हम यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है। देखिए यहाँ हमने पढ़े थे ना, ईस्ट का यूज़ हो रहा था ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारी उस वक्त कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्वेश्चन आपको कॉपी में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन हाउ प्रोटोजोआ आर हेल्पफुल एज वेल एज हार्मफुल। इसमें भी देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि प्रोटोजोआ जो है वो हेल्पफुल कैसे है और हार्मफुल कैसे है। तो देखिए सम प्रोटोजोआ आर हार्मफुल टू मैन बिकॉज, कह रहे हैं कुछ प्रोटोजोआ जो है वो हार्मफुल हैं, क्यों, क्योंकि मैन बिकॉज दे कैन कॉज सीरियस डिजीजेस, कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी वजह से क्या होती है, डिजीजेस हो जाती हैं। लेकिन कह रहे हैं अदर आर हेल्पफुल बिकॉज दे ईट हार्मफुल बैक्टीरिया, कह रहे हैं लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे हेल्पफुल हैं, मददगार हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं उनको क्या करते हैं,
खा लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ जो हैं वो हार्मफुल हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ की वजह से अगर हमारे बॉडी में एंटर हो जाए तो डिजीज़ हो सकती हैं। कह रहे हैं कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो हेल्पफुल हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको खा लेते हैं, तो हमें बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये हमारे इसकी हमने हार्मफुल और यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लिए, ठीक है, फ़ायदे और नुकसान। तो ये हमारा आंसर नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी कॉपी में लेगा, ठीक है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म फूड प्रिजर्वेशन? इसमें हमें क्या बताना है, इसमें पूछ रहे हैं कि फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन देखिए यहाँ पढ़ाया था, पूछ रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन जो टर्म है वो उससे आप क्या समझते हैं यहाँ, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिजर्व, तो देखिए मैंने ये आंसर इसमें लिखा है, आंसर है लैब 12, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग समथिंग, ठीक है। यानी वो प्रोसेस जो हम बचाएं, कोई भी चीज़ को बचाने का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, प्रिजर्वेशन है। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग समथिंग, अच्छा ये इसको और कंप्लीट करेंगे हम, इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग समथिंग, यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे हम, इज़ नोन एज, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, इज़ नोन एज प्रिजर्वेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग समथिंग इज़ नोन एज प्रिजर्वेशन, ठीक है। यानी वो प्रोसेस जो भी चीज़ को हम प्रिजर्व करें, बचाने के लिए जिस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, प्रिजर्वेशन कह रहे हैं, ठीक है। हमने फिर इसमें एग्जांपल दिए था, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर फ्यूचर यूज़ एट्सेट्रा, यानी फूड को प्रिजर्व करना, जैसे कि हम अपने रेफ्रिजरेटर में बहुत से यूजेस देखे थे, इसमें याद हो अगर, प्रिजर्व करने के लिए बहुत से यूजेस थे, ठीक है। इसमें देखिए रेफ्रिजरेशन था, और क्या था, कैनिंग था, पेस्चराइजेशन था, ड्राइंग यानी डिहाइड्रेशन, बाय एडिंग प्रिजर्वेशन और बॉयलिंग। तो ये हमने 6 यूजेस पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ हमसे पूछा क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग समथिंग इज नोन एज प्रिजर्वेशन, वो हमारा प्रिजर्वेशन कहलाएगा। और जिस चीज़ को हम प्रिजर्व करें यानी फूड को करें तो वो हमारा फूड प्रिजर्वेशन, द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर फ्यूचर यूज एट्सेट्रा, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट करने के बाद पैरा चेंज करके यहाँ पर आपको इसकी एग्जाम्पल लिखनी है, 1 मिनट। हमारा आंसर नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम दी मेथड दैट आर एम्प्लॉयड इन फूड प्रिजर्वेशन। अब हमें इसमें मेथड बताने हैं जो हमने फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किए थे। तो देखिए यही सब मेथड है जो हमने 6 मेथड अभी मैंने बताया, रेफ्रिजरेशन, कैनिंग, पेस्चराइजेशन, बॉयलिंग और डिहाइड्रेशन, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो देखिए इसको मैंने एक जगह लिखकर कैसे बताया, देखिए सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स टू प्रिजर्व फूड आर, वो कौन कौन से हैं, रेफ्रिजरेशन है, कैनिन है, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स हमने क्या बताए थे, जैसे कि हमने बताया था अचार में हम उसको प्रिजर्व करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, ऑयल का यूज़ कर रहे थे। तो ऑयल जो हमारा वो एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क कर रहा था, ठीक है। यानी किसी फूड को या किसी चीज़ को बचाने के लिए हम जिसका यूज़ करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्व फूड आर रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज का जो हम यूज़ कर रहे थे, कैनिन है, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स यानी ऐसी चीज़ों को ऐड कर देना जिससे हमारी जो फूड है या जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब होने से बच जाएं, वो ऐड करना, या फिर बॉयलिंग करना, ड्राइंग एंड पेस्चराइजेशन, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 13। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन पेस्चराइजेशन, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस प्रोसेस। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं कि पेस्चराइजेशन को डिफाइन करिए, यानी पेस्चराइजेशन जो है वो क्या है और वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने पेस्चराइजेशन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ उसको आंसर लिख लिए, आंसर नंबर यहाँ पे कौन सा है हमारा, आंसर नंबर लिखवाई देती हूँ आपको उसको भी, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्व। हमें क्या बताना है यहाँ पे,
इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ it is a process of food preservation in which a liquid जैसे कि मिल्क है, मिल्क इज़ हीटेड, मिल्क को क्या कहते हैं, हीट करने, बॉयल करे बगैर हम उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो जो हीटिंग जिसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, प्रिजर्वेटिव। तो ये हो जाएगा इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन विच अ लिक्विड, जैसे कि कह रहे हैं सच एज मिल्क इज़ हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, टू अ हाई टू अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, हम टेम्परेचर भी लिख देते हैं। टेम्परेचर क्या देखा था हमने, एट 60 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री तक हम उसको टेम्परेचर देते हैं। एंड देन इट इज़, फिर वो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है, ठीक है। एंड देन इट इज़ कूल्ड रैपिडली, ठीक है। ये हमारा हो गया। और हमें इसमें क्या बताना है, साइंटिस्ट बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द, साइंटिस्ट का नाम कैपिटल से आना चाहिए, एफ। कौन सा साइंटिस्ट है वो, द फ्रेंच केमिस्ट LOUISE, लुईस पास्चर। देखिए द फ्रेंच केमिस्ट, फ्रेंच के हैं केमिस्ट साइंट लुईस पास्चर डिस्कवर दी प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने। डिस्कवर दिस, कौन सा प्रोसेस, पेस्चराइजेशन का, ठीक है। डिस्कवर दिस प्रोसेस, ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 4 कंप्लीट, सॉरी आंसर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 भी कॉपी में मिलेगा। तो ये देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, ये 1 2 7, नेक्स्ट है 10 11 12 13 14, यानी कि देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 क्वेश्चन जो है, ये आपको देखिए यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। ये मैं 8 क्वेश्चन वीडियो जब भी आपको पहुँचेगी आपको ग्रुप में पहुँच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन है। और ये बाकी के जो भी 7 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, 6 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें टिक करवा दी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 विद एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने 4 चैप्टर बताया आपको, तो अब इसका लेसन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, लेसन नंबर 2 पर हम क्या डालेंगे, पार्ट 2, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2, यानी पार्ट 1 में हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया अपना, और पार्ट 2 में हमने लेसन नंबर 2 कंप्लीट किया। हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।